Press the bell icon on the YouTube app and never miss another update from Adda 247. बेल आइकन दबाइए, अड्डा 247 की सारी नोटिफिकेशंस पाइए। अड्डा 247 गवर्नमेंट जॉब इन योर पॉकेट। नेक्स्ट जो टॉपिक है इस लाइन में हमारा वो है आइडिया ऑफ नेशनल इनकम। नेशनल इनकम मतलब राष्ट्रीय आय। देखो, एक पर्टिकुलर पर्सन की जैसे हम इनकम कैलकुलेट कर सकते हैं, मैं हूं, आप हैं, हम सब क्या करते हैं, अपनी इनकम जो है, अपनी जो आय है उसको कैलकुलेट कर सकते हैं। सिमिलरली ऑन द सेम लाइन हम किसी कंट्री की, किसी इकोनॉमी की भी आपकी जो इनकम है उसको क्या कर सकते हैं, कैलकुलेट कर सकते हैं। डिफरेंट मेथड होते हैं, हम उसके बारे में बात करेंगे। लाइक आपने टर्म सुनी होंगी जीडीपी, एनडीपी, एनएनपी, जीएनपी। तो ये डिफरेंट मेथड है कि किस प्रकार से आप किसी भी कंट्री की जो इकोनॉमी की जो नेशनल इनकम है आप उसको क्या करते हो, कैलकुलेट करते हो। बट बिफोर दैट ये जो इनकम का जो कॉन्सेप्ट है, ठीक है, जो नेशनल इनकम का कॉन्सेप्ट है, मैं लेके ही क्यों आ रहा हूं, क्या जरूरत पड़ेगी मेरे को इनकम कैलकुलेट करने की किसी भी कंट्री की। इनकम जो होता है एक इंपॉर्टेंट इंडिकेटर होता है जिससे किसी भी जगह की वेलबींग को आप देख सकते हो, किसी भी कंट्री की वेलबींग, वहां के सिटीजन की वेलबींग को आप देख सकते हो। मतलब अगर मैं बात करता हूं, मैं दो एग्जाम्पल लेके यहां डिस्कस करता हूं, मैं इंडिया की बात करता हूं और मैं अमेरिका की बात करता हूं। अमेरिका से हमारे जनरल कंसेप्शन क्या बनता है, हमें पता है कि अमेरिका में जो आपका इनकम है वो जनरली उसका इनकम का लेवल क्या होता है, हाई होता है। तो हमारे दिमाग में आता है यार अमेरिका के लोग तो अमीर होंगे, यानी कि वो डेवलप्ड श्रेणी में। देखो अब हमारी माइंडसेट इसी के अकॉर्डिंग काम कर रहा है। और दूसरा, अगर मैं इसी तरीके से बात करता हूं, मैं आपको बोल देता हूं कि मंगोलिया की बात कर लेते हैं हम, या भूटान की बात कर लेते हैं, या हम नेपाल की बात कर लेते हैं, तो हमें पता है कि नेपाल के जो आपके सिटीजन हैं उनकी जो इनकम है वो कम है। तो हम कहेंगे कि नहीं यार वहां पर लिविंग स्टैंडर्ड उसके अकॉर्डिंग नहीं होगा। तो बेसिकली इनकम कैलकुलेशन की जरूरत क्या पड़ी, इनकम कैलकुलेशन का जरूरत हमें इसलिए पड़ा क्योंकि इनकम जो है इसको हम एज ए टूल यूज करते हैं टू डिटरमाइन द वेलबींग ऑफ द सिटीजन। फर्स्ट यही बात है, आइडिया ऑफ नेशनल इनकम क्यों जनरेट हुआ, फर्स्ट जो है क्या है आपका मोस्ट कॉमन टूल टू डिटरमाइन द वेलबींग ऑफ द सिटीजन। किसी जगह के लोग, नागरिक जो हैं वो कितने उनकी जो व्यवस्था, जो उनकी आर्थिक स्थिति है कितनी अच्छी होगी, ये किस बात पर डिपेंड करता है, वहां की इनकम पर। सेकेंड पार्ट जो है आपका वो क्यों जरूरी है। देखो सरकार को भाई पॉलिसी बनानी होती है। एक वेलफेयरिस्ट स्टेट जो होता है, गवर्नमेंट जो होती है किसी भी, अगर मैं वेलफेयरिस्ट स्टेट की बात करता हूं तो उसको हर सिटीजन का जो इंटरेस्ट है, हर सिटीजन के लिए उसको सोचना पड़ता है। तो गवर्नमेंट का काम होता है सुटेबल पॉलिसी बनाना, ठीक है, एक टारगेट करके एक पर्टिकुलर मासेज और क्लासेस दोनों के लिए इक्वल पॉलिसी गवर्नमेंट ऑफ इंडिया को, किसी भी कंट्री की गवर्नमेंट जो है वो बनाती है। अब पॉलिसी बनाने के लिए सबसे पहले जो इंडिकेटर है, ठीक है, उसमें भी इनकम जो होती है हेल्प करती है। लाइक अगर मैं बात करूं प्राइम मिनिस्टर का जो विजन है कि अप टू 2022 जो फार्मर का इनकम है उनको क्या करना है, आपका डबल करना है। एक कमेटी भी बनी है, इनके अंदर एक चेयरमैनशिप है, अशोक करके कुछ नाम है, हम डिस्कस करेंगे उनको भी। तो जो कमेटी है उसमें रिकमेंडेशन दी है, उन्होंने अपनी अपनी सिफारिश दी है कि किस प्रकार से 2022 तक हम किसानों की जो आय है उनको क्या करेंगे, आपका दुगना करेंगे। तो इसी में अगर हमें आय पता है किसानों की कितनी है, तभी तो मैं डिजायर्ड लेवल ऑफ पॉलिसी उसमें बना सकता हूं कि किस प्रकार से मुझे पॉलिसी फॉर्मुलेशन करना है। तो बेसिकली मैं क्या कह रहा हूं कि आइडिया ऑफ नेशनल इनकम क्यों जनरेट होता है, बिकॉज आइडिया ऑफ नेशनल इनकम दो वजह से जनरेट होता है। फर्स्ट, इट इज द मोस्ट कॉमन टूल टू डिटरमाइन द वेलबींग ऑफ द सिटीजन। सेकंड क्या होता है, इट हेल्प द गवर्नमेंट टू फॉर्मुलेट द डिजायर्ड लेवल ऑफ द पॉलिसी, कि किस प्रकार की पॉलिसी बनाएगी सरकार और किस प्रकार से वहां के सिटीजन जो है, उनकी आर्थिक व्यवस्था जो है, उनकी आपकी किस प्रकार से उनका जो लिविंग स्टैंडर्ड है, ये उसी चीज से हम क्या करते हैं, कैलकुलेट करते हैं। तो इन सब चीजों के लिए अपने को जरूरत पड़ी किसको कैलकुलेट करने की, नेशनल इनकम। तो अब हम बात करते हैं नेशनल इनकम। जनरली अगर मैं नेक्स्ट आपकी नेशनल इनकम की बात करता हूं तो किस प्रकार से हम नेशनल इनकम को कैलकुलेट कर सकते हैं, तो जनरली देयर आर 4 वेज टू कैलकुलेट द नेशनल इनकम। अगर मैं राष्ट्रीय आय की कैलकुलेशन की बात करूं तो मेरे पास 4 तरीके होते हैं, ठीक है। 4 तरीके कौन कौन से होते हैं, सिंपल आपके सामने लिखे हुए हैं। पहला जो है दैट इज जीडीपी, सेकंड अगर मैं बात करूं दैट इज एनडीपी, थर्ड अगर मैं बात करूं तो दिस इज जीएनपी, फोर्थ अगर मैं बात करता हूं दैट इज एनएनपी, ठीक है। फिफ्थ जो है आपका दिया हुआ है पीसीआई, बट वो हम एनएनपी में ही देखेंगे। तो ब्रॉडली अगर मैं बात करूं तो अपने पास किसी भी देश की नेशनल इनकम को कैलकुलेट करने के देयर आर 4 डिफरेंट वेज, 4 तरीके होते हैं। पहला है जीडीपी, एनडीपी, जीएनपी, एनएनपी। जीडीपी अभी फुल फॉर्म हम एक एक करके हम बात करेंगे। फर्स्ट जो है मेरे पास दैट इज जीडीपी। देखिए फुल फॉर्म देखिए इसकी, जी का मतलब क्या होता है, हियर जी स्टैंड फॉर ग्रोस। इसके बाद है डी, डी स्टैंड फॉर डोमेस्टिक, और पी जो है इट स्टैंड फॉर प्रोडक्ट। तो ग्रोस डोमेस्टिक प्रोडक्ट, अगर मैं जीडीपी की बात करूं तो दैट इज ग्रोस डोमेस्टिक प्रोडक्ट।
सिंपल पहले इसकी आपकी डेफिनेशन देखते हैं। तो जीडीपी क्या है? जीडीपी इज अ वैल्यू ऑफ ऑल फाइनल गुड्स एंड सर्विसेज प्रोड्यूस्ड विद इन द बाउंड्री ऑफ द नेशन ड्यूरिंग वन फाइनेंशियल ईयर। हिंदी में इसको हम बोलते हैं सकल। डोमेस्टिक जो होता है इसका मतलब होता है घरेलू, और प्रोडक्ट का मतलब आप क्या समझते हो? उत्पाद। अब देखो ग्रोस जो टर्म है ना मेरे पास, फुल स्क्रीन प्लीज। ग्रोस जो है मेरे पास, ग्रोस का मतलब क्या है? ग्रोस का मतलब होता है टोटल। टोटल, और जो है वो किसमें आपका? टोटल मॉनिटरी वैल्यू। देखो टोटल का मतलब हो गया कुल, मॉनिटरी का मतलब देखो जब भी मैं मॉनिटरी बोलूं ना इसका मतलब रहेगा मौद्रिक। मॉनिटरी जो है इट स्टैंड फ्रॉम मौद्रिक इन हिंदी, ठीक है। हिंदी के लिए भी हम साइड बाय साइड डिस्कस करेंगे ताकि आपको ज्यादा प्रॉब्लम ना हो। तो अगर मैं देख रहा हूं आपका यहां पर, तो क्या है? टोटल मॉनिटरी वैल्यू। ग्रोस का मतलब क्या है? टोटल मॉनिटरी वैल्यू, कुल मौद्रिक। मॉनिटरी का मतलब क्या होता है? मॉनिटरी का मतलब होता है मैटर रिलेटेड टू मनी। तो अगर मनी का मैटर है तो ये ग्रोस। अच्छा, डोमेस्टिक का मतलब क्या होता है? डोमेस्टिक मतलब घरेलू। मतलब क्या हुआ? विद इन द बाउंड्री ऑफ नेशन। बाउंड्री ऑफ नेशन। और प्रोडक्ट का मतलब क्या है? प्रोडक्ट का मतलब है दोस्तों यहां पर फाइनल प्रोडक्ट। अच्छा, प्रोडक्ट में दोनों चीज आ सकती हैं, गुड्स भी आ सकती हैं और साथ साथ क्या आ सकती हैं? आपकी सर्विसेज। ठीक है, समझना बिल्कुल बात क्या है। अगर मैं बात कर रहा हूं यहां पर, तो यहां सिंपल चीजें ये हो रही हैं। अगर मैं इंडियन जीडीपी की बात करूंगा, तो भारत की अगर मैं बात करूं, तो भारतीय अर्थव्यवस्था को हम कैसे देख सकते हैं? इंडियन इकोनॉमी अगर विद इन द बाउंड्री, अब इंडिया ये है, तो इंडिया की बाउंड्री के अंदर जितना भी प्रोडक्शन हो रहा है, ठीक है, उसकी मॉनेटरी वैल्यू। और प्रोडक्शन किसका? फाइनल प्रोडक्ट। मतलब क्या हुआ? फाइनल मतलब अंतिम, प्रोडक्ट मतलब उत्पाद, यानी कि गुड्स एंड सर्विस। इंटरमीडिएट चीज नहीं लेंगे हम, एंड प्रोडक्ट लेंगे, ठीक है। एंड प्रोडक्ट का जो प्रोडक्शन हो रहा है, लाइक जैसे अगर मैं बात करूं, मैंने आपका एक्सट्रैक्ट किया आपका आयरन ओर। आयरन ओर को मैंने रिफाइन करके मैंने उससे सिल्वर की सीट बना दी। अब सीट के बाद वो इंटरमीडिएटरी प्रोडक्ट्स है, उसको हम काउंट नहीं करेंगे, लेकिन उससे जो गाड़ियां बनेंगी उसको हम जीडीपी में क्या करेंगे? आपका काउंट करेंगे। मैं समझाता हूं, सिंप्लीफाई करते हैं इसको। जीडीपी जो है इट स्टैंड फॉर ग्रोस डोमेस्टिक प्रोडक्ट, सकल घरेलू उत्पाद। तीन चीजें हैं। फर्स्ट ग्रोस। ग्रोस का मतलब क्या है? टोटल मॉनेटरी वैल्यू, कुल मौद्रिक जो उसकी वैल्यू है वो। दूसरा जो वर्ड है दैट इज डोमेस्टिक। डोमेस्टिक का मतलब क्या है? घरेलू। दैट मींस विद इन द बाउंड्री ऑफ द नेशन। विद इन द बाउंड्री का मतलब क्या है? अगर इंडिया की बात करूं तो देखो इंडिया के अंदर यहां पर होगा, ठीक है। डोमेस्टिक का मतलब भी देख लिया। और तीसरा क्या है? प्रोडक्ट। प्रोडक्ट का मतलब हमने दोस्तों क्या कहा? आपका फाइनल प्रोडक्ट। फाइनल प्रोडक्ट का मतलब क्या होगा? गुड्स एंड सर्विसेज, कि जो फाइनल में आपका यहां पर देखो प्रोडक्शन किसी भी कंट्री में दो चीजों का हो सकता है। पहला किसका प्रोडक्शन होता है? आपका गुड्स, ठीक है। जैसे मैंने बिस्किट बनाए, ब्रेड बनाए, कार बनाए, ठीक है, मैंने गाड़ी बनाई, ठीक है, मैंने एसी बनाया, हमने कैमरा बनाया, मार्कर बनाया, बोर्ड बनाया, ये क्या है आपके? दीज आर गुड्स। सर्विसेज की बात जो मैं कर रहा हूं, जो मैं यहां पर कर रहा हूं, मैं क्या कर रहा हूं? आपको सर्विस प्रोवाइड कर रहा हूं, ठीक है। आई एम ए सर्विस प्रोवाइडर। तो ये जो चीज हम कर रहे हैं तो इसको हम बोलेंगे सर्विसेज के अंदर काउंट करेंगे। तो किसी भी इकोनॉमी में दो ही चीजों का प्रोडक्शन होता है, गुड्स का और सर्विसेज का। तो गुड्स सर्विस के प्रोडक्शन के आधार पर मैं फाइनल प्रोडक्ट की बात करूंगा, तो फाइनल प्रोडक्ट का जो मॉनेटरी वैल्यू है उसको हम क्या कहेंगे? आपका उसकी जो मॉनेटरी वैल्यू मतलब मौद्रिक नीति है उसको हम किसके अंदर काउंट करते हैं? आपका जीडीपी। अच्छा, एक बात और याद रखना, जैसे हमने आपका देखा था डेफिनेशन के अंदर, हमने देखा था कि इन वन फाइनेंशियल ईयर, और इंडिया के अंदर वो जो फाइनेंशियल ईयर है इसको हिंदी में बोलेंगे वित्तीय वर्ष। ये कब से कब तक होता है आपका? अगर मैं बात करूं तो ये 1 अप्रैल से शुरू होता है एंड इट लास्ट अप टू 31 मार्च, ठीक है। तो मतलब एक वित्त वर्ष के अंदर भारत में जितना भी उत्पादन हुआ है, कोई भी चीज का प्रोडक्शन हुआ है, उसकी मौद्रिक वैल्यू मतलब उसकी मॉनेटरी वैल्यू को हम क्या कहेंगे? आपका जीडीपी। सपोज मैं बात करता हूं, एक मोटा सा एग्जांपल मैं लेता हूं कि अपनी इकोनॉमी में, लाइक इंडियन इकोनॉमी में या कोई छोटी सी इकोनॉमी में बात कर लेता हूं। मैं कह रहा हूं कि ये इंडियन इकोनॉमी में सिर्फ ये 10 मार्कर का इस प्रोडक्शन हो रहा है। पूरी इकोनॉमी में कुछ भूल जाओ, और कोई प्रोडक्शन नहीं हो रहा, ना एसी प्रोडक्शन हो रहा है, ना गाड़ी प्रोड्यूस हो रही, कुछ नहीं प्रोड्यूस हो रहा। सपोज ये मार्कर प्रोड्यूस हो रहा है, एक कंट्री मार्कर प्रोड्यूस कर रही है, और एक साल में कितने मार्कर प्रोड्यूस करती है? इन 1 ईयर ये 10 मार्कर जो है आपका 1 ईयर में, एक साल के अंदर अगर मैं बात करूं तो ये 10 मार्कर जो है वो प्रोड्यूस कर रही है। अगर मैं एक मार्कर की वैल्यू की बात करूं तो एक मार्कर का वैल्यू कितना है आपका? 10 रुपीज। तो अगर मैं जीडीपी देखूंगा इसकी फाइनल, तो कितनी होगी? 10 × 10 यानी कि 100 रुपीज, ठीक है। सिंपल मैं क्या कह रहा हूं कि इस इकोनॉमी में, भारत की अर्थव्यवस्था में सिर्फ मार्कर का प्रोडक्शन हो रहा है,
और मार्कर जो है, एक मार्कर का जो कॉस्ट है मेरे पास, मान के चलता हूं मैं 10 रुपीज़ है, ठीक है। तो उस हिसाब से मैं कितना कह सकता हूँ, 10 मार्कर प्रोड्यूस किए तो कितना हो गया, 100 रुपीज़। तो इंडियन जीडीपी कितना आ गया आपका, 100 रुपीज़। दैट मीन्स द टोटल मॉनेटरी वैल्यू, ठीक है, हो गया ना। मॉनेटरी मतलब देखो, हमने मॉनेटरी मतलब रुपए के टर्म में कैलकुलेट किए है ना। विद इन द बाउंड्री ऑफ द नेशन, मतलब अपने देश में उत्पादन हो रहा है, ऑफ द फाइनल प्रोडक्ट्स। ये फाइनल प्रोडक्ट है, ठीक है, इसका कोई इंटरमीडिएटरी या फर्दर आप इसको यूज नहीं कर सकते, फाइनल प्रोडक्ट आप इसको यूज करोगे। तो इसको हमने क्या बोल दिया आपका, इसको हमने बोल दिया जीडीपी। एग्जांपल लेता हूं मैं कुछ इसके अंदर, ठीक है। लाइक आपके प्रैक्टिकल यूपीएससी के अंदर क्या होता है ना, आपको प्रैक्टिकल एग्जाम्पल पूछे जाते हैं और चीजों को कोरिलेट करने के लिए आपको ये अच्छा भी रहेगा। लाइक मैं एक एग्जाम्पल लेता हूं कि क्या क्या चीजें आप जीडीपी के अंदर काउंट करोगे। लाइक इंडियन आपकी कार मैन्युफैक्चरिंग कंपनी की मैं बात करता हूं, मारुति सुजुकी, ठीक है। सपोज करते हैं मारुति सुजुकी जो है वो एक फाइनेंशियल ईयर में मारुति ने 1 लाख कार बनाई। अगर एक कार का मैं मूल्य 1 लाख मान के चलता हूं तो क्या इसकी मॉनेटरी वैल्यू को आप जीडीपी में काउंट करोगे? ध्यान से सुनना, मारुति सुजुकी इंडिया के अंदर रह के प्रोडक्शन कर रही है, 1 साल में 1 लाख कार बनाती है, तो क्या उसकी मॉनेटरी वैल्यू को जीडीपी में काउंट करेंगे? तो ध्यान से देखना, इंडिया के अंदर प्रोडक्शन हो रहा है, विद इन द बाउंड्री ऑफ द नेशन हो रहा है, दैट्स वाई इसको हम किस में काउंट करेंगे आपका, हम इसको काउंट करेंगे, ठीक है। दूसरा ये गुड्स का है। दूसरी मैं बात करता हूं, रतन टाटा की ही एक कंपनी है जिसका नाम है आपका, आपने इंग्लैंड की एक कंपनी है, मशहूर कंपनी, रेंज रोवर, तो या जैगुआर जो है। तो अगर मैं बात करता हूं मैं कि रतन टाटा की जो जैगुआर कंपनी है उसने इंग्लैंड के अंदर मान लो 5000 कार का प्रोडक्शन किया। अब क्योंकि देखो रतन टाटा इंडियन है, अब हम कंफ्यूज हो जाएंगे, जो प्रोडक्शन हो रहा है तो रतन टाटा इंडियंस, ठीक है, कंपनी का मालिक इंडियन है, ठीक है, बोर्ड ऑफ डायरेक्टर का जो चेयरमैन है वो इंडियन है। लेकिन अगर मैं बात करता हूं कि जो उसको द्वारा जो प्रोडक्शन होता है वो कहां हो रहा है आपका, आउटसाइड द नेशन, तो कंट्री के बाहर जो प्रोडक्शन हो रहा है, ठीक है, वो हम अपनी जीडीपी में काउंट नहीं करेंगे। तो मारुति सुजुकी ने जो इंडिया में जो आपकी कार बनाई है, या ठीक है, दे आर इंक्लूडेड इन द जीडीपी ऑफ द कंट्री उस फाइनेंशियल ईयर के दौरान। और अगर नहीं होता है तो नहीं होगा, जैसे मैंने बताया जैगुआर का प्रोडक्शन इंडिया से बाहर हो रहा है तो इसको इंडियन जीडीपी में हम काउंट नहीं करेंगे। तो वह गुड्स का, सर्विसेज की बात कर लेते हैं। एक सीरियल बना था क्वांटिको, ठीक है, तो प्रियंका चोपड़ा ने काम किया था उसके अंदर, तो क्या उसको इंडियन जीडीपी में काउंट करेंगे हम, ठीक है। उससे जो रिवेन्यू हुआ था, लगभग 60 बिलियन का रिवेन्यू हुआ था, तो क्या उसको राइट्स जो बेचे थे, तो क्या उसको इंडियन जीडीपी में काउंट करेंगे? नहीं, इंडियन जीडीपी में काउंट नहीं करेंगे। क्यों? बिकॉज प्रोडक्शन जो हो रहा है वो दैट इज आउटसाइड द बाउंड्री हो रहा है, दैट्स वाई इसको हम काउंट नहीं करेंगे। और तीसरी जो चीज होती है आपकी, एक और एग्जांपल मैं इसमें लेता हूं, जैसे किक पिक्चर जो थी आपकी, ठीक है, इंडिया में बनी थी, प्रोडक्शन इंडिया में हुआ था, बट जैकलिन फर्नांडिस जो है आपकी कहां से थी, श्रीलंका से थी। तो क्या इसको आप जीडीपी में काउंट करोगे? हाँ करेंगे, बिकॉज इसका प्रोडक्शन कहां हो रहा है, विद इन द बाउंड्री ऑफ द नेशन। तो इसको भी हम किस में काउंट करेंगे, आपका जीडीपी के अंदर। वो बात अलग है कि वो जो जैकलिन फर्नांडिस है वो इंडिया से उसको जो पेमेंट मिला होगा उस पिक्चर को करने के लिए, वो रेमिटेंस के ऊपर कहाँ, रेमिटेंस के रूप में कहाँ भेजेगी आपका, वो भेजेगी श्रीलंका में। उसको मैं डिफरेंट हेड के अंदर इंक्लूड करूंगा, वो फॉरेन इनकम के अंदर, दूसरे देश की इनकम में कैलकुलेट, वो डिफरेंट चीज होगी। बस मैं यहाँ पर क्या कह रहा हूँ, इन ब्रॉड टर्म्स जो इंडिया में प्रोडक्शन हो रहा है विद इन द बाउंड्री ऑफ द नेशन, सिंपल एक बात को आपको ध्यान में रखना है कि अगर भारत की सीमा में प्रोडक्शन हो रहा है, चाहे वो विदेशी कंपनी के द्वारा हो रहा हो, चाहे वो इंडियन कंपनी के द्वारा हो, दैट कम्स अंडर द जीडीपी ऑफ द नेशन, दैट इज कैलकुलेटेड अंडर द जीडीपी ऑफ द नेशन। उसी को हम बोलते हैं आपका ग्रोस डोमेस्टिक प्रोडक्ट, ठीक है। ग्रोस डोमेस्टिक प्रोडक्ट दैट मीन्स टोटल मॉनेटरी वैल्यू विद इन द बाउंड्री ऑफ द नेशन और फाइनल प्रोडक्ट्स, गुड्स एंड सर्विस इन द वन फाइनेंशियल ईयर, एक वित्तीय वर्ष में, दैट स्टार्ट फ्रॉम 1 अप्रैल एंड लास्ट अप टू द 31 मार्च। तो ये तो हमारा था फर्स्ट, जिसमें हम जीडीपी कैलकुलेट करते हैं, दैट इज ग्रोस डोमेस्टिक प्रोडक्ट। नेशनल इनकम की मैं बात कर रहा हूं। सेकंड मेरे पास जो फैक्टर है जीडीपी के बाद में, वो क्या आता है आपका, एनडीपी। होप आपको समझ में आया होगा जीडीपी। तो नेक्स्ट मैं पार्ट पे चलता हूं आपका, दैट इज एनडीपी। सिंपल बात याद रखना है आपको। सिंपल बात क्या है आपको, कि जो कंट्री में प्रोडक्शन हो रहा हो, अगर कंट्री में हो रहा हो, दैट मीन्स वो किस में रहेगा, आपका जीडीपी में काउंट होगा। अब नेक्स्ट मैं बात करता हूं, दैट इज एनडीपी। देखिए एनडीपी, अब इसमें क्या है, एन जो है हेयर, इसका मतलब है नेट, डी का मतलब क्या है दोस्तों यहां पर, डोमेस्टिक, और पी का मतलब क्या है, प्रोडक्ट। अब देखो प्रोडक्ट का मतलब तो वही बात होगी जैसे उसमें था, ठीक है। अगर मैं डेफिनेशन वाइज इसको देखता हूं तो देखो क्या है, सिंपल बात है, जीडीपी कैलकुलेटर आफ्टर एडजस्टिंग द वेट ऑफ वैल्यू ऑफ डेप्रिसिएशन, ठीक है। जनरली इसको हम नेट फॉर्म ऑफ जीडीपी कहते हैं। डेप्रिसिएशन का मतलब हिंदी में होता है मूल्यह्रास,
ठीक है, कि जीडीपी को हमें जीडीपी को ही कैलकुलेट करना है, बट आफ्टर एडजस्टिंग द वेट ऑफ डेप्रीशिएशन। अब ये कैसे करते हैं, ठीक है, थोड़ा प्रैक्टिकल एग्जांपल मैं लेके इसको समझाता हूं, ठीक है, फुल स्क्रीन प्लीज। एनडीपी मतलब नेट डोमेस्टिक प्रोडक्ट। नेट डोमेस्टिक प्रोडक्ट को हिंदी में क्या कहेंगे, देखो नेट का मतलब जो है हिंदी में अगर मैं इसको देखूं तो ये क्या होगा आपका शुद्ध। डोमेस्टिक अगेन मतलब घरेलू, और प्रोडक्ट जो है इसका मतलब क्या होगा आपका उत्पाद। शुद्ध घरेलू उत्पाद की अगर मैं बात करूं तो ये क्या होगा, देखो नेट का मतलब, अब देखो यहां पर क्या होगा, नेट का मतलब वहां था ग्रोस, ग्रोस का मतलब था कुल, और यहां पर क्या आपका शुद्ध। शुद्ध का मतलब इसमें हमने इम्प्योरिटी को क्या कर दिया, निकाल दिया। आप अभी ऐसे समझिए। डोमेस्टिक का मतलब सेम है, ठीक है, डोमेस्टिक का मतलब क्या हुआ आपका, विद इन द बाउंड्री ऑफ नेशन, जो भारत के अंदर हो, ठीक है, मतलब कंट्री के अंदर हो। और प्रोडक्ट का मतलब वही है, प्रोडक्ट का मतलब क्या है आपका, फाइनल प्रोडक्ट। और फाइनल प्रोडक्ट में दो चीजें हैं, मैंने बताया था आपको क्या क्या काउंट करेंगे आपका, पहला गुड्स काउंट करेंगे और दूसरा क्या काउंट करेंगे हम आपका, सर्विसेज, ठीक है। तो देखो दो बात है इसमें भी, पहला डोमेस्टिक सेम है भाई, विद इन द बाउंड्री ऑफ द नेशन की बाउंड्री में ही होना चाहिए, और प्रोडक्ट का मतलब क्या है आपका, फाइनल प्रोडक्ट लाइक गुड्स, और क्या होगा, सर्विसेज। अब नेट का मतलब समझ लेता हूं। नेट का मतलब क्या है, देखो नेट का मतलब क्या होता है, सपोज मैं ऐसा करता हूं, नेट के अंदर जैसे मैंने एक वर्ड किया ना, नेट का मतलब है इसमें हमने क्या किया, डेप्रीशिएशन, मतलब होगा मूल्यह्रास। इसको मैंने एडजस्ट कर दिया है, ठीक है। जैसे मैं एक एग्जांपल लेके चलता हूं, सपोज मैंने एक पंखा बनाया, ठीक है, मैंने एक पंखा इस साल मैन्युफैक्चर किया, तो इस पंखे की जो कॉस्ट थी, मैं मान के चलता हूं, एक फैन बनाया हमने, 1 फैन, ठीक है, इसका कितना वैल्यू था आपका, 100 रुपीज, 100 रुपए का पंखा था। इस साल की जो जीडीपी है इंडिया में बना है, तो मैं इसको जीडीपी में कैलकुलेट करूंगा। इस साल मैंने 100 रुपए इसकी मॉनेटरी वैल्यू को कैलकुलेट कर लिया। बट एक बात बताइए, नेक्स्ट ईयर जब होगा, जब दूसरा फाइनेंशियल ईयर होगा, तो क्या ये पंखा जो होगा इसको मैं काउंट करूंगा, ठीक है भाई, वैल्यू तो है इसकी। सपोज आप ऐसे समझिए, मैं एक पंखा खरीद के लाया हूं, इस साल मैंने खरीदा 100 रुपए में, है ना, अगले साल मैं उसको बेचना चाहता हूं, आप कितने रुपए में खरीदेंगे, 100 रुपए में ले लेंगे, नहीं लेंगे। क्यों, आप क्या कहेंगे कि घिस भी तो गया थोड़ा बहुत, ठीक है, जो घिसा है उसी को हम क्या बोलते हैं, डेप्रीशिएशन, ठीक है। ड्यू टू डिफरेंट फ्रिक्शनल फोर्सेस, आपकी कोई भी जो चीज होती है उसका वीर एंड टियर होता है, उसका लॉस होता है। बाकी मॉडर्न आपकी मॉडर्न जो साइंस एंड टेक्नोलॉजी है, उसने बॉल बियरिंग का उपयोग करके और डिफरेंट लुब्रिकेंट्स का उपयोग करके डेप्रीशिएशन को काफी कम कर दिया है। हमने मूल्यह्रास को घटा दिया है बॉल बियरिंग का यूज करके, बेयरिंग जो टेक्नोलॉजी है, बट स्टिल डेप्रीशिएशन होता है। और ये किस रेट से होता है, इट इज फिक्स्ड बाय द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया। लाइक जैसे मैंने कहा ना कि एक पंखा है 100 रुपए का, इस साल 100 रुपए का है, तो अगर मैं इसके अंदर मैं कहता हूं कि रेट ऑफ डेप्रीशिएशन जो है, मान लो मैंने 20% का फिक्स कर दिया, या मैंने 25% का फिक्स कर दिया, तो मतलब क्या होगा, अगली बार इसकी वैल्यू 25% कम होगी। लाइक रैंडम मैं बात करता हूं, 75 रुपए का काउंट होगा सेकंड ईयर में, थर्ड ईयर में इसकी वैल्यू फिर से 25% डिक्रीज होगी, तो इसको 50 रुपीज का काउंट करूंगा। फोर्थ ईयर में क्या होगा, फिर से 25 डिक्रीज होगी, इसको 25 रुपए, और नेक्स्ट ईयर में क्या हो जाएगा आपका, ये 0। तो मतलब इसको कितने साल में ऐड करूंगा, 1 2 3 4, ठीक है, 4 साल। 5 साल जो है ये पंखा सपोज है ही नहीं, ठीक है, इसको आप काउंट नहीं करोगे। तो मैं बेसिकली क्या कह रहा हूं कि नेट डोमेस्टिक प्रोडक्ट, शुद्ध का मतलब क्या होता है, शुद्ध का मतलब होता है टोटल माइनस डेप्रीशिएशन, कि आपने टोटल में से जो आपका मूल्यह्रास जो हुआ, जो वैल्यू उसकी लॉस हुई है, उस डेप्रीशिएशन को क्या कर दिया आपने, माइनस कर दिया है। तो इन अदर वर्ड्स, तो अगर मैं कहूं तो एनडीपी जो है, एक फॉर्मूला मेरे पास सामने आता है, देखो एन को जब मैं जीडीपी और एनडीपी में कंपेयर करूं तो सिंपल है, ये चीज सेम है, ये चीज सेम है। जब पहला जी आपका कन्वर्ट होता है किसके अंदर, एन के अंदर, तो एक बात आप याद रखना, जब फर्स्ट जी जो है एन के अंदर आपका चेंज होता है, दैट मीन्स आपने उसमें से डेप्रीशिएशन को क्या कर दिया है, माइनस कर दिया। तो एनडीपी का अगर मैं फॉर्मूला देखता हूं तो मैं ऐसे ड्राइव कर सकता हूं, जीडीपी माइनस में क्या होगा आपका, डेप्रीशिएशन। डेप्रीशिएशन मतलब क्या होगा, मूल्यह्रास। तो जब एनडीपी आप निकालोगे, दैट मीन सिंपल है, उस जीडीपी में जितना आपका डेप्रीशिएशन हुआ है उसको क्या कर दो, माइनस कर दो। अब ये जो डेप्रीशिएशन है, तो ये जो रेट ऑफ डेप्रीशिएशन है, इसका जो रेट है ये फिक्स किया जाता है किसके द्वारा, फिक्स्ड बाय गवर्नमेंट, ठीक है, ये अपनी अपनी सरकार के द्वारा फिक्स किया जाता है, ठीक है। कोई भी कंट्री इस रेट ऑफ डेप्रीशिएशन को कितना भी फिक्स कर सकती है, ठीक है, तो वो उसके ऊपर डिपेंड करता है, अपना इसमें कोई रोल नहीं होता। तो सेकंड हम बात कर रहे हैं किसकी, नेट डोमेस्टिक प्रोडक्ट, शुद्ध घरेलू उत्पाद,
शुद्ध का मतलब क्या हुआ कि आपने डेप्रीशिएशन को, मूल्यह्रास को माइनस कर दिया है। मैंने एक एग्जांपल भी डिस्कस किया पंखे का कि एक पंखे की वैल्यू 100 रुपए थी। अगर मैं डेप्रीशिएशन, मैं कहता हूं उसकी मूल्य घट रहा है कितना, हर साल 25%, रेट ऑफ डेप्रीशिएशन मैंने कितना फिक्स किया 25%, तो नेक्स्ट ईयर कितने का काउंट होगा 75, नेक्स्ट ईयर कितने का काउंट होगा 50, नेक्स्ट ईयर कितने का काउंट होगा 25, और नेक्स्ट ईयर क्या हो जाएगा उसकी वैल्यू 0। तो अगर मैं इस प्रकार से इन्फ्लेशन के वेट को एडजस्ट, डेप्रीशिएशन के वेट को अगर मैं एडजस्ट करता हूं जीडीपी के साथ में, तो उसी को हम क्या बोलते हैं आपका एनडीपी, दैट इज नेट डोमेस्टिक प्रोडक्ट। तो नेट डोमेस्टिक प्रोडक्ट इज नथिंग बट द जीडीपी माइनस डेप्रीशिएशन, यानी कि सकल घरेलू उत्पाद में से जब आप मूल्यह्रास को घटा दोगे तो उसी से क्या आ जाएगा आपका शुद्ध घरेलू उत्पाद, दैट इज नेट डोमेस्टिक प्रोडक्ट। ये आपका सेकंड था। अच्छा, ये क्यों यूज करते हैं, ठीक है, तो एनडीपी, चलो ठीक है हमने जीडीपी निकाल लिया, तो एनडीपी का क्या रोल है यार, मेरे को समझ में बात ये नहीं आ रही, क्या इससे क्या फर्क पड़ जाएगा। देखो रोल है इसका, ठीक है, कि क्यों हम यूज करते हैं एनडीपी। जीडीपी तो हमने यूज कर लिया, नेशनल इनकम, बट ये एनडीपी का रोल क्या है। देखो पहली बात, अगर रेट ऑफ डेप्रीशिएशन ज्यादा है, सोचो किसी कंट्री की जो चीजें हैं वो जल्दी जल्दी से खराब होती जा रही है, इसका मतलब क्या है, इसका मतलब दो चीजें मैं यहां से आपका रेफरेंस निकाल सकता हूं। पहली चीज क्या है कि वो कंट्री में मॉडर्न साइंस एंड टेक्नोलॉजी यानी रिसर्च एंड डेवलपमेंट में इन्वेस्टमेंट क्या हो रहा है, कम हो रहा है। पहली बात, क्यों भाई, अगर मेरी चीजें खराब हो रही है दैट मीन सीधी सी बात है मैं अपनी चीजों को अपग्रेड नहीं कर रहा, मतलब मैं रिसर्च एंड डेवलपमेंट में पैसा नहीं लगा रहा। तो कंपैरेटिव स्टडी करने के लिए इसको यूज किया जाता है। फर्स्ट, कि किसी देश की जो कोई देश है वो अपने रिसर्च एंड डेवलपमेंट में यानी कि रिसर्च की चीजों में कितना पैसा इन्वेस्ट कर रहा है, ठीक है, फर्स्ट। दूसरी चीज क्या होती है, मुझे हिस्टोरिक लॉस का पता करना है, ठीक है, कि किस रेट से लॉस हो रहा है, किस रेट से मेरी अर्थव्यवस्था में आपका डिग्रेडेशन हो रहा है। तो अगर मैं इसको कैलकुलेट करता हूं तो इसके लिए भी हम किसका यूज करते हैं, आपका एनडीपी इंडिकेटर का हम यूज करते हैं। जैसे नेक्स्ट स्लाइड प्लीज। यूजेस, एनडीपी जो है मैंने बताया अभी, जीडीपी माइनस डेप्रीशिएशन, और यूज क्या है, टू अंडरस्टैंड द लॉस ड्यू टू द डेप्रीशिएशन, कितना डेप्रीशिएशन से लॉस हुआ है, और दूसरा टू शो अचीवमेंट ऑफ एन इकोनॉमी इन द एरिया ऑफ रिसर्च एंड डेवलपमेंट, कि कितना रिसर्च, मतलब आपका रिसर्च या आपके विकास या उसके रिसर्च एंड साइंस के रूप में कितना हम पैसा उसको आरएनडी के रूप में दे रहे हैं, रिसर्च एंड डेवलपमेंट में कितना पैसा खर्च। देखो जनरली जिस कंट्री का रेट ऑफ डेप्रीशिएशन क्या होगा, दैट मीन्स दैट पर्टिकुलर कंट्री इन्वेस्टिंग लार्ज अमाउंट ऑफ रिसोर्स इन हिज रिसर्च एंड डेवलपमेंट, ठीक है। तो अगर ऐसा है तो उसके रेट ऑफ डेप्रीशिएशन क्या होगा, कम होगा। और अगर कंट्री उसके अंदर रिसर्च एंड डेवलपमेंट के अंदर कम पैसा लगा रही है, दैट मीन्स क्या होगा कि उस कंट्री की जो रिसोर्सेज हैं वो पुअर क्वालिटी के, आपके जो एसेट हैं वो क्या होंगे, पुअर क्वालिटी के। तो ये कंपैरेटिव स्टडी के लिए हम यूज करते हैं एनडीपी, दैट इज नेट डोमेस्टिक प्रोडक्ट। नाउ कम्स टू द थर्ड पार्ट, थर्ड वे टू कैलकुलेट द नेशनल इनकम, दैट इज जीएनपी, यानी कि ग्रॉस नेशनल प्रोडक्ट। क्या क्या होता है पहले इसको पढ़ते हैं, ठीक है। सेम मैं अप्रोच रखूंगा, ठीक है, ग्रॉस नेशनल प्रोडक्ट की, दैट इज सिंपल है। अगर मैं फर्स्ट बात करता हूं आपका जीडीपी और जीएनपी के अंदर, जीडीपी और एनडीपी के अंदर सिंपल फर्क किसका आ रहा है, तो अगर पहला प्रीवियस मैं देख रहा हूं जीडीपी और एनडीपी, देखो एक ही फर्क है, जब पहला जी कन्वर्ट हो किसमें, एन में, दैट मीन्स यहां पर पंगा किसका आया है, आपका डेप्रीशिएशन, ठीक है, सिंपल। अब देखो मैं क्या कर रहा हूं, नेक्स्ट टर्म में ले रहा हूं क्या, आपका जीएनपी। अब इसी के साथ कंपेयर करके चलेंगे। अब जी तो सेम है, डी किसमें कन्वर्ट हुआ है, सेकंड वाला डी कन्वर्ट हो गया किसमें, एन के अंदर, और पी भी क्या है आपका सेम है। तो अब देखो जीएनपी को जब फर्स्ट जी कन्वर्ट हुआ एन में, दैट मींस डेप्रीशिएशन का चक्कर है। अब इसमें क्या होगा, तो मैं इसको मैं देख रहा हूं, ठीक है, मैं जीडीपी के साथ में मैं रिलेशन देखूंगा किसकी, जीएनपी। अब देखिए पहली चीज सेम है, ठीक है, पहली चीज सेम है, दैट मींस ग्रोस। दूसरी चीज जो है ये चेंज हो रही है, तीसरी चीज सेम है, दैट मींस प्रोडक्ट। प्रोडक्ट का मतलब क्या है, मैं डिस्कस कर चुके हैं, आपका क्या, फाइनल प्रोडक्ट। प्रोडक्ट दो टाइप से हो सकता है, गुड्स मतलब वस्तु, और दूसरा क्या है आपका, गुड्स वस्तु, और दूसरा है आपका सर्विसेज मतलब सेवाएं, फाइनल प्रोडक्ट हो गया। और ग्रोस का मतलब हो गया आपका क्या, कुल, ठीक है, मतलब यहां पर कोई डेप्रीशिएशन का वेट जो है आपने एडजस्ट नहीं किया। ये डी जो है यहां पर, वो डी जो है कन्वर्ट हो रहा है किसके अंदर, एन के अंदर। डी का मतलब यहां पर क्या था, यहां पर हमने पढ़ा था डोमेस्टिक, यहां पर एन का मतलब क्या होता है आपका, नेशनल। नेशनल का मतलब क्या हुआ, नेशनल का मतलब हुआ राष्ट्रीय, और वहां पर क्या मतलब था, डोमेस्टिक। डोमेस्टिक का मतलब क्या था आपका, घरेलू, ठीक है। तो ये घरेलू और राष्ट्रीय में जो चेंज हुआ है ये क्या है, तो अगर मैं देखूं ना यार, तो सिंपल मैं कर रहा हूं इसको
कि जीडीपी और जीएनपी मतलब क्या है, वहां पर हम वर्ड यूज कर रहे थे डोमेस्टिक, घरेलू, यहां पर मैं वर्ड यूज कर रहा हूं कि आपका नेशनल यानी कि राष्ट्रीय। तो क्या डिफरेंस है? तो मैं जीएनपी को अलग से, मैं इसको अगर मैं सेग्रीगेट करके पढ़ूं तो कैसे देख सकते हैं, देखिए जीएनपी मीन्स ग्रोस नेशनल प्रोडक्ट। ग्रोस हिंदी में क्या लिखेंगे? ग्रोस का मतलब वही होता है कुल, नेशनल का मतलब दोस्तों यहां पर होगा राष्ट्रीय, और प्रोडक्ट का मतलब क्या होगा आपका? उत्पाद। अगर मैं ग्रोस की बात करता हूं तो ग्रोस में अगर मैं देखता हूं तो यहां पर क्या है आपका? ग्रोस मीन्स आपका टोटल मॉनेटरी वैल्यू। मॉनेटरी का मतलब मैंने बताया था कुल, मौद्रिक का मतलब क्या होता है कि इन टर्म्स ऑफ रूपी, ठीक है। अब राष्ट्रीय में देखो क्या है यार, राष्ट्रीय में पता क्या होता है? राष्ट्रीय के अंदर सिर्फ एक ही बात है कि यहां पर क्या होती है, जो आपकी फॉरेन इनकम है, यानी कि जो विदेशी आय है वो क्या हो जाती है, यहां पर विदेशी आय जो है, फॉरेन इनकम जो है वो ऐड हो जाती है, और उत्पाद, ये प्रोडक्ट तो जो है वो वही है, अल्टीमेट क्या है आपका? दिस इज फाइनल प्रोडक्ट। और प्रोडक्ट जो है इट कैन बी गुड्स और इट कैन बी सर्विसेज। तो मैं क्या कह रहा हूं, ग्रोस नेशनल प्रोडक्ट में क्या है? ग्रोस मतलब टोटल मॉनेटरी वैल्यू, नेशनल का मतलब है राष्ट्रीय, फॉरेन इनकम इसमें ऐड हो जाती है, और तीसरा क्या है आपका? प्रोडक्ट। तो सिंपल क्या है कि जब मैं, अगर मैं इसको डिफाइन करना चाहूं, क्या कि जब मैं जीएनपी निकालूंगा तो जीएनपी क्या हो गया आपका? कि जीडीपी में जब मैं आपकी क्या ऐड कर दूं? फॉरेन इनकम ऐड कर दूं, यानी कि विदेशी आय ऐड कर दूं, तो वो क्या कहलाएगी आपकी? जीएनपी, ठीक है। हिंदी में क्या बोलेंगे? कुल राष्ट्रीय उत्पाद। अब देखो ये जीएनपी जो है इसमें कंपोनेंट आया दैट इज फॉरेन इनकम। अब इस फॉरेन इनकम में क्या आएगा? फॉरेन इनकम में पहली बात तो हमारा आएगा ट्रेड बैलेंस। ट्रेड की बात करता हूं, ट्रेड में किस चीज में कर सकता हूं? ट्रेड में दो चीजों का कर सकता हूं, ठीक है। व्यापार से आया हुआ पैसा, फॉरेन इनकम, भाई मैं अगर व्यापार करूंगा किसी कंट्री से, अगर मैं ट्रेड करता हूं तो क्या होगा? मुझे पैसा मिलेगा या पैसा हम देंगे, कैसे? दो टर्म्स में देखो, ट्रेड अगर मैं करता हूं, व्यापार तो दो चीजों का हो सकता है, पहली जो चीज का होगा वो गुड्स, और दूसरा जो व्यापार होता है वो किसका होगा आपका? सर्विसेज। गुड्स या तो आप क्या करोगे? या तो आप इंपोर्ट करोगे, इंपोर्ट का मतलब आयात, या आप क्या करोगे? एक्सपोर्ट करोगे मतलब निर्यात। सर्विसेज में भी क्या करोगे? या तो आप क्या करोगे? इंपोर्ट करोगे आयात, और या क्या करोगे आप? एक्सपोर्ट मतलब निर्यात। ये जो बैलेंस होता है इनका, इसको हम बोलते हैं BOT, यानी कि क्या? बैलेंस ऑफ ट्रेड। यहां से जो होगा, मैंने बताया था सर्विस जो होती हैं दे आर इनविजिबल, दैट्स वाई इनको हम क्या बोलेंगे आपका? BOI, ठीक है, यानी कि बैलेंस ऑफ इनविजिबल। और जब मैं दोनों को ऐड कर देता हूं, मतलब BOT और BI को, तो इसको ही बोलते हैं हम क्या आपका? BOP। अब वेग फॉर्म में बता रहा हूं, ठीक है, टेक्निकली इनकरेक्ट चीज यूज कर रहा हूं, बट जब बाद में हम डिफाइन करेंगे तो इस चीज को अच्छे से हम डिस्कस करेंगे। BOP मतलब क्या है आपका? बैलेंस ऑफ पेमेंट, ठीक है। तो बेसिकली किसी भी देश में इनकम कहां से आ सकती है? पहला ट्रेड से, और दूसरा, ठीक है, अगर मैं बात करूं तो क्या होता है? इंटरेस्ट ऑन लोन। भाई या तो जो हमने लोन ले रखे हैं उन पे इंटरेस्ट आएगा, और या उन पे इंटरेस्ट जाएगा। देखो मैं क्या कह रहा हूं, सिंपली हम बात कर रहे हैं जीएनपी। जीएनपी मींस क्या होगा आपका? ग्रोस नेशनल प्रोडक्ट, कुल राष्ट्रीय उत्पाद। ग्रोस का मतलब भाई टोटल मॉनेटरी वैल्यू, वही बात है। राष्ट्रीय का मतलब, नेशनल का मतलब क्या है? इसमें फॉरेन इनकम को हमने ऐड कर दिया है, और प्रोडक्ट का मतलब क्या है? उत्पाद, दैट इज फाइनल प्रोडक्ट, गुड्स एंड सर्विस। अब देखो इस नेशनल इनकम में क्या चीज आ सकती है? नेशनल इनकम में मतलब देश में आया हुआ पैसा, ठीक है। कैसे आएगा? व्यापार से। व्यापार किसका हो सकता है? दो चीजों का, गुड्स का और दूसरा किसका? सर्विसेज का। गुड्स में क्या कर सकते हो? इंपोर्ट, आयात और एक्सपोर्ट। इसी प्रकार सर्विसेज भी क्या कर सकते हैं? इंपोर्ट और एक्सपोर्ट। जैसे मैं अगर बात करूं, गुड्स इंपोर्ट एक्सपोर्ट कैसे किया हमने, ठीक है। जैगवार अगर मैं खरीदता हूं, या मैं लैंड आपका रेंज रोवर खरीदता हूं, तो मुझे क्या करनी पड़ेगी? वो बाहर इंग्लैंड में बनती है, मुझे इंपोर्ट करनी पड़ेगी, ठीक है। तो इंपोर्ट हो गया। और आप जैसे मारुति सुजुकी की कंपनी जो है, वो जो बनाती है मारुति की गाड़ियां, वो वियतनाम में, कंबोडिया में, थाईलैंड में एक्सपोर्ट करते हैं हम, तो ये हो गया क्या? एक्सपोर्ट। तो इंपोर्ट हो रहा है, दूसरा क्या हो रहा है आपका? एक्सपोर्ट हो रहा है। अब इंपोर्ट एक्सपोर्ट का जो बैलेंस होगा उसको हम क्या बोलेंगे आपका? ट्रेड ऑफ बैलेंस, क्योंकि ये किस में हो रहा है? BOT, बैलेंस ऑफ ट्रेड, यानी कि व्यापार जो हो रहा है गुड्स में हो रहा है।
दूसरा क्या होगा, सर्विसेज। जैसे हमने बात की थी ना, क्वेंटिको जो आपका है, ठीक है, वो एक सर्विस का प्रोडक्शन हो रहा है, ठीक है, तो उसमें भी इंपोर्ट और एक्सपोर्ट होता है, ठीक है। तो बेसिकली मैं क्या कह रहा हूं, आपका आइदर गुड्स का प्रोडक्शन, गुड्स में ट्रेड होगा और सर्विसेज में, इनके को कहते हैं बैलेंस ऑफ ट्रेड। अब इंडिया के केस में बैलेंस ऑफ ट्रेड कैसा है, नेगेटिव या पॉजिटिव? आपको क्या लगता है, इंडिया में इंपोर्ट ज़्यादा होता है, एक्सपोर्ट ज़्यादा होता है? अगर इन केस ऑफ इंडिया अगर मैं बात करता हूं, तो इंडिया में बहुत सारे कंपलसरी इंपोर्ट होते हैं, लाइक क्रूड ऑयल, लाइक इंडियन जो महिलाएं हैं, भारतीय महिलाएं जो हैं, इनको येलो मेटल से थोड़ा सा अधिक प्रेम होता है, लगाव होता है, तो इसीलिए येलो मेटल जो है इंडिया में ज़्यादा इंपोर्ट किया जाता है। इंडिया में प्रोडक्शन तो होता नहीं। अगर मैं गोल्ड की बात करूं तो इंडिया में एक ही जगह है, हुत्ती माइन, जहां से थोड़ा बहुत कर्नाटका के अंदर थोड़ा बहुत गोल्ड निकलता है, बट वो आरबीआई यूज़ करता है उसको अपने रिजर्व के लिए। यहाँ पर उसका वो हिसाब उसका ऐसा होता है कि अगर मैंने सोना निकाला 1000 रुपये का तो खर्चा है 1 लाख रुपये, ठीक है, तो वो वहाँ पर ऐसा केस है। तो सारा गोल्ड जो हमें क्या करना पड़ता है, इम्पोर्ट, है ना, हम मंगवाते हैं। कच्चा तेल हम रोज मंगवाते हैं, एक्सपोर्ट भी करते हैं, उस तेल को हम रिफाइंड करके हम पेट्रोलियम प्रोडक्ट्स जो होते हैं, हमारे पेट्रोल युक्त उत्पाद जो होते हैं, उनका हम क्या करते हैं, एक्सपोर्ट भी करते हैं। बट इंपोर्ट जो होता है वो एक्सपोर्ट से क्या होता है, कहीं ज़्यादा होता है। इंडिया में इंपोर्ट जो होता है वो ज़्यादा क्वालिटी का होता है, और एक्सपोर्ट जो हम करते हैं जनरली रॉ मटेरियल का करते हैं, कच्चे माल का, ठीक है। लोहा निकाल लिया मैंने, लाइक कुद्रेमुख बाबा बुदन हिल जो कर्नाटका में, वहां से आयरन ओर निकाल के मैं ईरान को एक्सपोर्ट कर देता हूं, अब बदले में कच्चा तेल मंगवाते हैं हम, ठीक है। इधर से अगर मैं पैराडीप पोर्ट से बात करूं तो मैं छोटा नागपुर के पठार से निकाला गया लोहा कोयला जो है एक्सपोर्ट करते हैं जापान को। अब देखो, जापान को हमने कच्चा माल भेज दिया, वहां से फिनिश मशीनरी मंगवाते हैं, तो ज्यादा महंगा क्या पड़ेगा, जो हमने मंगवाया है। तो जनरली बैलेंस ऑफ ट्रेड जो होता है अपना नेगेटिव ही होता है। इंडिया के केस में यहां कुछ पल्ले पड़ने वाला ही नहीं भाई, नेगेटिव है। और बैलेंस ऑफ इनविजिबल मतलब सर्विसेज से, तो हाँ डेफिनेटली आफ्टर 2000 अगर मैं बात करूं, इंडिया का सर्विस सेक्टर जो है वो काफी इंप्रूव रहा है। तो सर्विस बैलेंस ऑफ इनविजिबल जो होता है ये ऑलवेज क्या होता है आपका, पॉजिटिव। दूसरी बात क्या है, ठीक है, वो है आपका इंटरेस्ट ऑन लोन, लोन पे जो इंटरेस्ट है। अब इंडिया का आपको पता ही है यार, ठीक है, हम जो है वर्ल्ड बैंक की बात अगर मैं करता हूं तो उसकी जो सॉफ्ट विंडो है, ठीक है, 2 सॉफ्ट विंडो है उसकी, और उन 2 सॉफ्ट विंडो से अगर किसने सबसे ज्यादा पैसा ले रखा है तो वो इंडिया ही है। उधार लेने में 1 नंबर है हम, ठीक है, तो इंडिया ने सबसे ज्यादा उधारी ली हुई है, तो इंटरेस्ट आना तो है नहीं, इंटरेस्ट क्या होगा, जाएगा। तो देखो यहां पर भी लॉस, क्योंकि ये लॉस इतना बड़ा होता है कि ये पॉजिटिव उसको गेन कर ही नहीं पाता। अल्टीमेटली यहां का नेट इफेक्ट जो होता है वो नेगेटिव ही आता है, मतलब पैसा नहीं आएगा इंडिया में, जाएगा, ठीक है। इंटरेस्ट ऑन लोन ये भी नेगेटिव है, मतलब यहां से भी पैसा जा रहा है। और तीसरा अगर मैं बात करूं, यहां पर जो थर्ड एस्पेक्ट है हमारा वो क्या है, उसको हम बोलते हैं रेमिटेंस। जैसे मैंने बात की थी वो क्वेंटिको सीरियल की, ठीक है, क्वेंटिको में क्या था कि प्रियंका चोपड़ा काम कर रही थी, ठीक है, या किक की बात करता हूं, किक में कौन काम कर रही थी, आपकी जैकलिन फर्नांडिस। इंडिया से किक में जो जैकलिन को हमने पैसा दिया वो कहाँ ले जाएगी, इंग्लैंड में, आपके श्रीलंका में ले जाएगी। वहां पर वो जो उसने पैसा भेज दिया उसको क्या बोलेंगे, रेमिटेंस। जो रतन टाटा को बोर्ड ऑफ डायरेक्टर में बैठने का जो बीओडी है उसका, उनके डायरेक्टर का जो पैसा मिल रहा है कहाँ से, रेंज रोवर से, वो किस में काउंट करोगे आप, वो काउंट करोगे आप किस में, आपका रेमिटेंस में। तो ये जो चीजें हो रही हैं रेमिटेंस, ये इंडिया में आता है। रेमिटेंस जो होता है जनरली क्या होता है आपका, पॉजिटिव, ठीक है। हम 3-4 साल से या तो हाईएस्ट होते हैं, सेकंड हाईएस्ट। चाइना में, इंडिया में कंपटीशन होता है कि रेमिटेंस कहाँ ज़्यादा हो रहा है। तो अगर मैं सारा बात करूँ ना, अगर मैं टोटल बात करूँ आपकी क्या, फॉरेन इनकम, तो इंडिया की जो फॉरेन इनकम होती है वो ऑलवेज क्या होती है, नेगेटिव। मतलब इंडिया में पैसा आता नहीं भाई, इंडिया से जाता ही है पैसा, ठीक है। कुछ ना कुछ अपने को क्या होता है, लॉस होता है। फॉरेन इनकम के फ्रंट पर इंडिया को जो है ऑलवेज, फॉरेन नेशनल इनकम जो है इंडिया की, फॉरेन इनकम जो है वो ऑलवेज नेगेटिव रहती है। इसीलिए जो फॉर्मूला है ये अपने आप को थोड़ा सा मॉडिफाई कर लेता है। कैसे, अगर मैं बात करूं तो जीएनपी क्या आ जाएगा आपका, जीडीपी तो है ही है, माइनस, मैंने क्या कहा, फॉरेन इनकम ऑलवेज नेगेटिव है, यानी कि प्लस, अब ये नेगेटिव है तो माइनस में फॉरेन इनकम, तो मैं कैलकुलेट कैसे कर सकता हूं, दैट इज जीडीपी माइनस फॉरेन इनकम। तो ये फॉर्मूला बनता है किसका, आपका जीएनपी का। ये हुआ आपका जीएनपी कंप्लीट। अब मैं दोबारा से आता हूं उसी प्रैक्टिकल एस्पेक्ट के ऊपर। मतलब क्या कि वो जो सीरियल प्रियंका चोपड़ा ने किया था क्वेंटिको, जो उससे पैसा मिला था, वो आप जीडीपी में काउंट करोगे या जीएनपी में काउंट करोगे। जीडीपी मतलब डोमेस्टिक तो है नहीं, तो नहीं करूंगा काउंट। लेकिन जो प्रियंका चोपड़ा को जो पैसा मिला था उस सीरियल को करके, वो किस में काउंट होगा, आपका जीएनपी में के अंदर काउंट होगा, ठीक है, ये जीएनपी के अंदर काउंट होगा।
तीसरी बात, जो किक का जो पैसा है, ठीक है, जो किक से जो जैकलिन को मिला है वो इंडिया की जीडीपी में काउंट होगा और जीएनपी में काउंट होगा, वो उसको नहीं, वो जीएनपी में काउंट नहीं होगा, वो किस में काउंट होगा, वो श्रीलंका की जीएनपी के अंदर क्या होगा, काउंट होगा। तो अगर मैं जनरली बात करूं, जैसे मैंने कहा था जीएनपी, तो जीएनपी और एनडीपी में से अगर मैं बात करूं तो बड़ा कौन सा होगा भाई? जीएनपी मतलब क्या होता है? ग्रोस नेशनल प्रोडक्ट। एनडीपी मतलब नेट डोमेस्टिक प्रोडक्ट, ठीक है, सॉरी जीएनपी, मैं इसको नेक्स्ट स्लाइड में इसको कंपेयर करते हैं, ठीक है। तो अभी हमने पढ़ा जीएनपी के बारे में, ठीक है, क्या होता है, ठीक है। हमने कहा कि इसमें सिर्फ आपका क्या आ जाता है, फॉरेन नेशनल इनकम। नेशनल इनकम कैसे होती है, तो नेशनल इनकम का पूरा कंपोनेंट हमने यहाँ डिस्कस कर दिया। इंडिया का ऑलवेज नेगेटिव होता है, फॉरेन इनकम के केस में घाटा ही होता है। यहाँ किस्मत खराब है अपनी, तो खराब है तो ये ऑलवेज माइनस। तो जीएनपी जो है, सिंपल सी बात मुझे पता चल गई कि जीएनपी जो होगा वो ऑलवेज जीडीपी से क्या होगा, कम। मैं नेक्स्ट उसमें आपका जो अभी में इसको जब फिनिश करेंगे ना, तो हम इस बात को कंपैरेटिव इनको देखेंगे भी कि कौन बड़ा होता है, कौन छोटा होता है, वगैरह वगैरह, ठीक है। तो 3 टॉपिक हम डिस्कस कर चुके हैं, मतलब 3 वेज हम डिस्कस कर चुके हैं किसी देश की नेशनल इनकम को कैलकुलेट करने के। फर्स्ट जो हमने बात किया जीडीपी, सेकंड हमने बात किया एनडीपी, थर्ड जो हमने बात किया दैट इज जीएनपी। अच्छा, जीएनपी की एक बात और भी है, ये जीएनपी जो है ना, इसको आईएमएफ जो है, ठीक है, आईएमएफ का मतलब क्या होता है आपका, इंटरनेशनल मॉनेटरी फंड, वो यूज करता है इसको। तो आईएमएफ के लिए जो नेशनल इनकम होती है वो यही होती है, इसको पीपीपी भी कहते हैं हम, परचेजिंग पावर पैरिटी। वॉल्यूम के आधार पर इसको इसी करते हैं, और परचेजिंग पावर पैरिटी के आधार पर भारत जो है वो कौन सी है आपकी, तीसरी बड़ी अर्थव्यवस्था है। इंडिया इज द थर्ड लार्जेस्ट इकोनॉमी इन टर्म्स ऑफ पीपीपी। बट अगर मैं बात करता हूं ऑन द बेसिस ऑफ एक्सचेंज रेट, एक्सचेंज रेट का मतलब क्या है कि किस प्रकार से आपकी विनिमय दर है, मतलब $1 इज इक्वल टू हाउ मच रुपीज। अगर मैं विनिमय दर के आधार पे बात करता हूं तो इंडिया जो है यहां से कौन सी है आपकी, 7th लार्जेस्ट इकोनॉमी। तो इन टर्म्स ऑफ पीपीपी, परचेजिंग पावर पैरिटी, इंडिया जो है इज अ थर्ड लार्जेस्ट इकोनॉमी, ठीक है, आफ्टर यूएसए एंड चाइना, ठीक है। बट एक्सचेंज रेट में बात करूं, विनिमय दर मतलब $1 बराबर इतने रुपीस, उसके आधार पर भारत कौन सी बड़ी अर्थव्यवस्था है, 7वीं बड़ी अर्थव्यवस्था है। और पीपीपी जो होती है, आईएमएफ जो होता है, जीएनपी को ही कैलकुलेट करता है एज ए नेशनल इनकम, ठीक है। तो नेशनल इनकम के रूप में क्या कैलकुलेट होगा आपका, जीएनपी। नाउ मैं नेक्स्ट टॉपिक की बात करता हूं, दैट इज आपका है एनएनपी, यानी कि नेट नेशनल प्रोडक्ट, ठीक है। जीएसपी हो गया, जीएनपी हो गया हमारा कंप्लीट। नेक्स्ट एनएनपी। एनएनपी फुल फॉर्म क्या है देख लेते हैं। नेक्स्ट जो है इसको हम बोल रहे हैं आपका एनएनपी। एनएनपी का मतलब क्या है, एन का मतलब है नेट। अब फिर से देखो यहां पर क्या आ गया, एन का मतलब नेशनल और पी का मतलब क्या आ गया दोस्तों, प्रोडक्ट। नेट का मतलब हिंदी में क्या बोलेंगे, वही शुद्ध। नेशनल मींस दैट इज राष्ट्रीय, और प्रोडक्ट का मतलब क्या है आपका, वही फाइनल प्रोडक्ट यानी कि उत्पाद। तो एनएनपी जो है इट स्टैंड फॉर नेट नेशनल प्रोडक्ट। नेट से मेरे को एक बात तो समझ में आ गई, क्या कि नेट अगर है दैट मींस इसमें किसका रोल आ गया आपका, डेप्रीशिएशन। डेप्रीशिएशन का मतलब क्या होता है आपका, मूल्यह्रास, मतलब कितना उसमें घट। मूल्यह्रास मैंने पहले बताया था कि पंखा मैंने खरीदा तो 1 साल बाद में पंखे की वैल्यू उतनी नहीं रहती, ठीक है। तो आप क्या कहोगे कि सर अब इतने का पंखा थोड़ी ना है, अब तो आपने 1 साल चला लिया तो घिस गया, चला लिया तो, है ना। घिसा क्या, उसके बाल बेरिंग जो है उनकी वजह से आपका बेसिकली उनमें लॉस होता है, ड्यू टू द डिफरेंट फ्रिक्शनल फोर्सेज, उसमें क्या होता है, लॉस होता है। तो उसको हम क्या कर देते हैं, माइनस कर देते हैं। तो बेसिकली डेप्रीशिएशन जो होता है उसमें से माइनस करना पड़ता है। तो जब मैं वेट एडजस्ट कर देता हूं उसको, तो उसी से हमारा नेट आता है। अब देखो नेशनल का मतलब क्या है, नेशनल डेप्रीशिएशन काउंट हो गया। अब नेशनल की बात से मुझे सीधी सीधी पता चल रही है कि इसमें क्या ऐड हो रहा है आपका, फॉरेन इनकम, मतलब विदेशी आय भी इंक्लूड हो रही है। और प्रोडक्ट का मतलब तो दोस्तों आपको पता ही है क्या है आपका, फाइनल प्रोडक्ट। फाइनल प्रोडक्ट में दोनों चीज हैं आपकी, गुड्स भी हैं और क्या है आपकी, सर्विसेज भी हैं। मतलब अगर मैं बात कर रहा हूं यहां से नेट से मुझे पता चल रहा है डेप्रीशिएशन, मतलब टोटल मॉनेटरी वैल्यू तो है बट दैट इज एडजस्टेड विद द रेट ऑफ डेप्रीशिएशन। मतलब टोटल रेट ऑफ डेप्रीशिएशन से हमने उसको एडजस्ट किया हुआ है, किसको, आपका कोई भी जो हम नेशनल इनकम कैलकुलेट कर रहे हैं उसको। तो अगर मैं इसको एनएनपी की मैं बात कर रहा हूं तो नेशनल इनकम का मतलब है फॉरेन इनकम, ठीक है। और फॉरेन इनकम मैंने बताया था किस में हो सकती है, पहला ट्रेड में, दूसरा जो मैंने बताया था वो किस में आ सकती है आपकी, रेमिटेंसेस, ठीक है। और तीसरा मैंने क्या बताया था आपको, इंटरेस्ट ऑन लोन।
ये 3 कंपोनेंट है किसके, फॉरेन इनकम के। मैंने बताया था ये ऑलवेज नेगेटिव, ये पॉजिटिव, बट ये फिर क्या होता है आपका अगेन नेगेटिव। तो टोटलिटी में इफेक्ट क्या आता है आपका नेगेटिव। तो इंडियन फॉरेन इनकम जो है वो ऑलवेज क्या होती है आपकी नेगेटिव, ठीक है। तो फॉरेन इनकम जो है नेगेटिव, ठीक है, फॉरेन इनकम नेगेटिव होता है। नेट नेशनल प्रोडक्ट, ठीक है, नेगेटिव होता है। अब इसको अगर मैं फॉर्मूला में इंक्लूड करना चाहूं तो कैसे, ठीक है, अगर मैं जीडीपी के हिसाब से कैलकुलेट करूं तो देखो जीडीपी में अगर मैं क्या जोड़ दूं, फॉरेन इनकम जोड़ दूं और क्या माइनस कर दूं, अगर मैं डेप्रीशिएशन माइनस कर दूं, ठीक है, तो ये क्या आ जाएगा आपका, यही चीज आ जाती है आपकी एनएनपी यानी कि नेट नेशनल प्रोडक्ट। नेट का मतलब डेप्रीशिएशन माइनस हो गया, नेशनल का मतलब क्या हो गया, राष्ट्रीय आय जो है, इसका मतलब फॉरेन इनकम ऐड होगी, और प्रोडक्ट तो आपको पता ही है। तो जब भी मैं एनएनपी का कैलकुलेट करता हूं दैट मीन्स अगर मैं जीडीपी में फॉरेन इनकम और डेप्रीशिएशन ऐड कर दूं तो ऐसा हो जाएगा। लेकिन हमें एक बात का पता है क्या, एनएनपी जो होता है दैट इज जीडीपी, ये तो ऑलवेज माइनस में रहती है। तो इसको मैं क्या कर सकता हूं, प्लस माइनस फॉरेन इनकम और माइनस क्या होगा आपका डेप्रीशिएशन। बेसिक मैथमेटिक्स है, प्लस माइनस माइनस, तो ये क्या हो जाएगा जीडीपी माइनस फॉरेन इनकम और माइनस क्या हो गया आपका डेप्रीशिएशन, मतलब मूल्यह्रास, ठीक है। तो बेसिकली जो एनएनपी है यानी कि जो नेट नेशनल प्रोडक्ट है, राष्ट्रीय आय है, ये भी एक आपकी नेशनल इनकम का एक रूप है, एक फॉर्म है, ठीक है। मैंने बताया क्योंकि 4 डिफरेंट टाइप से हम नेशनल इनकम को कैलकुलेट करते हैं, तो इसी प्रकार से जो एनएनपी है ये भी बेसिकली क्या है, एक वे है कैलकुलेट करने का नेशनल इनकम, ठीक है। किसी भी कंट्री की नेशनल इनकम कैलकुलेट करने का एक तरीका है। बट देखो ये एनएनपी जो है ये स्पेशल, इसको ना स्पेशली कैपिटल इनकम से एनआई से शो किया जाता है। कैपिटल इनकम का मतलब क्या है आपका नेशनल इनकम। इकोनॉमिक्स में इस एनएनपी को हम कैपिटल एनआई से शो करते हैं। नेशनल इनकम है, बाकी भी नेशनल इनकम, लेकिन लिखते इसी को है कैपिटल एनआई से। क्यों लिखते हैं इसको कैपिटल एनआई से, बिकॉज ये जो है हमें सबसे एक्चुअल पिक्चर शो करता है। कैसे, पहली पिक्चर हमें शो कर रहा है कि कंट्री फॉरेन रिसर्च एंड डेवलपमेंट में कितना पैसा लगा रही, ठीक है। दूसरी बात इससे क्या पता चल रही है, एफआई फॉरेन इनकम, मतलब इंडिया जो है उसका बीओपी कैसा है, बैलेंस ऑफ ट्रेड कैसा है, बैलेंस ऑफ इनविजिबल कैसा है, पर्याप्त मात्रा में विदेशी पैसा आ रहा नहीं है, फॉरेन इन्वेस्टमेंट आ रही। तो बेसिकली इंडिया को क्वालिटेटिव एज वेल एज क्वांटिटेटिव फ्रंट पे भी दिखा रहा है। क्वालिटी तो दिखा ही रहा है, क्वांटिटी तो दिखा ही रहा है, कितनी क्वांटिटी में पैसा है। जीडीपी जो है एक क्वांटिटेटिव मेथड है, क्वांटिटी बता रहा है, सिर्फ आपको क्वांटिटी कितनी आपकी उसकी क्वांटिटी है वो बता रहा है। लेकिन अगर मैं इसकी बात करता हूं दैट इज जीएनपी की बात, सॉरी एनएनपी की मैं बात कर रहा हूं, तो ये क्वालिटेटिव तो है ही है, क्वांटिटेटिव तो है ही है, साथ साथ क्वालिटी को भी शो कर रहा है। क्वालिटी मतलब कितना फॉरेन रिसर्च एंड डेवलपमेंट में आपका इंक्लूड हो रहा है, पैसा कितना आ रहा है। और दूसरा क्या है आपका फॉरेन इनकम, मतलब किसी देश का नेट ट्रेड बैलेंस कैसा है। इंडिया का ट्रेड बैलेंस जो है वो लगभग क्या होता है आपका अनफेवरेबल बिकॉज ऑफ सम हाई कंपलसरी इंपोर्ट्स, ठीक है। और उनमें हम अगर बात करें इंडिया से मर्चेंडाइज एक्सपोर्ट काफी कम होता है। हम ज्यादातर जो इंपोर्ट करते हैं वो क्या करते हैं, एक्सपोर्ट करते हैं वो क्या करते हैं आपके, हम एक्सपोर्ट करते हैं रॉ मटेरियल, कच्चा तेल, ठीक है। और रिसेंट जो ग्लोबल स्लोडाउन्स हैं, ठीक है, मैं बजट में बात करूं, इकोनॉमिक सर्वे में हम बात करेंगे कि किस पर्टिकुलर क्वार्टर में आपकी क्या वैल्यू रही है। देखो ये जो टॉपिक है ना, ये जो चीजें हैं, ये आपके यूपीएससी का जो अभी प्रीलिम्स आने वाला है तो आपके लिए काफी हेल्पफुल होंगी। मैं एक जगह पर आपको पूरा एग्रीगेट डेटा आपको प्रोवाइड कराऊंगा, तो आपको जगह जगह से चीजों को पढ़ना नहीं पड़ेगा। एक्चुअली इकोनॉमिक सर्वे जो है वो 350 पेज का है, बट आप पढ़ोगे तो आपको पता चलेगा इतना कंटेंट है नहीं। एक ग्राफ बना दिया उन्होंने, उसी की एक एक लाइन को पकड़ के एक पॉइंट को एक्सप्लेन करते रहते हैं, इतना एक्चुअल में माल नहीं है उसमें, ठीक है। तो हमें जो पढ़ना है मैं आपको यहीं पर कंसाइज वे में आपको प्रोवाइड कराऊंगा। और जैसा हमने बात किया था, ये जो लेक्चर है, ये जो सीरीज है हमारी, whether you are preparing for the SSC, you are preparing for the bank और you are preparing for the UPSC, किसी के लिए भी आप प्रिपेयर कर रहे हो यार, सबके लिए क्या होगा, ये इनफ होगा, ठीक है। तो हमने बात किया आपका एनएनपी, इसको नेशनल इनकम एनआई से भी डिनोट करते हैं बिकॉज इट शोज द क्वालिटेटिव एज वेल एज द क्वांटिटेटिव एस्पेक्ट ऑफ आवर इकोनॉमी। किसी भी अर्थव्यवस्था की क्वालिटेटिव, कि इसकी क्वालिटी क्या है, और क्वांटिटी मतलब उसमें कितनी मात्रा है, दोनों चीज को, उसकी मात्रा भी और उसकी गुणवत्ता को भी, दोनों को दिखाता है। और कैसे दिखाता है मैंने आपका डिस्कस कर ही लिया, इसीलिए इसको एनआई यानी कि कैपिटल इनकम, नेशनल कैपिटल एनआई नेशनल इनकम से डिनोट करते हैं। अच्छा एक बात और देखते हैं हम, ये हुआ अबाउट एनएनपी, ठीक है। नेक्स्ट स्लाइड प्लीज।
तो हमने देखा, ठीक है, सिंपल है। अब एक चीज और होती है, एनएनपी जो है इट इज इंडिकेटेड बाय एनआई, हमने देख लिया। अब एक चीज और होती है, अगर मैं इस एनएनपी को मैं डिवाइड कर देता हूं बाय द टोटल इंडियन पॉपुलेशन, अगर मैं इस एनएनपी को अगर मैं टोटल पॉपुलेशन से डिवाइड कर देता हूं तो ये क्या आ जाता है आपका पीसीआई। पीसीआई का मतलब क्या है, पर कैपिटा इनकम, हिंदी में बोलते हैं प्रति व्यक्ति आय, ठीक है। तो पर कैपिटा, पीसीआई स्टैंड फॉर पर कैपिटा इनकम। व्हेन वी डिवाइड एनएनपी, नेट नेशनल प्रोडक्ट, विद द टोटल पॉपुलेशन, इंडियन पॉपुलेशन, देन इट इज पीसीआई पर कैपिटा इनकम, ठीक है। तो ये भी एक आपके इनकम के लेवल को शो करने का तरीका है। बट अगर मैं बात करूं ब्रॉड टर्म्स में, हम 4 तरीकों में डिफाइन कर सकते हैं किसी भी देश की या किसी भी अर्थव्यवस्था की नेशनल इनकम को कैलकुलेट करने के तरीकों को हम 4 तरीकों से बांट सकते हैं। पहला जीडीपी, सेकंड एनडीपी, थर्ड जीएनपी एंड फोर्थ इज एनएनपी, ठीक है। अब मैं सबको ना जीडीपी की टर्म्स में डिफाइन करता हूं, मतलब रिलेशन बनाते हैं, इक्वेशन बनाते हैं, उसी की टर्म्स में देखते हैं, फिर कंपैरेटिव उनकी स्टडी करते हैं कि क्या है। फुल स्क्रीन। अब मैं एक चीजों को सारी को एक जगह एग्रीगेट कर रहा हूं, ठीक है। हमने पढ़ा पहला जीडीपी, ठीक है, आपको पता है ग्रोस डोमेस्टिक प्रोडक्ट, ठीक है। मैं लिख नहीं रहा हूं, ग्रोस डोमेस्टिक प्रोडक्ट जो था, जीडीपी मतलब लिख लेते हैं ग्रोस डोमेस्टिक प्रोडक्ट। दूसरा जो है दैट इज एनडीपी, मैंने क्या बताया, नेट नेशनल प्रोडक्ट। तीसरा जो है दैट इज जीएनपी, डोमेस्टिक प्रोडक्ट। तीसरा जो है जीएनपी, दैट मीन्स ग्रोस नेशनल प्रोडक्ट। तीसरा है एनएनपी यानी कि नेट नेशनल प्रोडक्ट, ठीक है। मैं इनको इक्वेशन वाइज अगर मैं डिफाइन करूं, एनडीपी को हम कैसे लिख सकते हैं, मैंने बताया था जीडीपी माइनस डेप्रीशिएशन। डेप्रीशिएशन का मतलब है मूल्य ह्रास। जीएनपी की बात मैं करता हूं तो इसको क्या कह सकते हैं हम, जीडीपी में से, जीडीपी में आपका जब मैं ऐड कर देता हूं, क्या जीडीपी में जब मैं फॉरेन इनकम ऐड कर दूं, फॉरेन इनकम हमेशा माइनस होती है तो ये माइनस, तो जीडीपी में जब मैं फॉरेन इनकम ऐड कर दूं तो ये क्या कहलाएगा आपका, ये जीएनपी। और एनएनपी क्या होता है, जब मैं जीडीपी में ऐड कर दूं क्या, फॉरेन इनकम, और साथ साथ में क्या ऐड कर दूं, माइनस कर दूं यहां से वेट ऑफ डेप्रीशिएशन, तो ये इस केस में क्या आ जाता है आपका एनएनपी, ठीक है। अब देखिए कौन सा वैल्यू सबसे ज्यादा होगा, अगर मैं क्वांटिटेटिव बात करूं तो जीडीपी क्या होगा, सबसे ज्यादा होगा, सबसे ज्यादा है। जीडीपी के बाद में अगर मैं कंपेयर करता हूं, ठीक है, तो क्या ज्यादा होगा आपका एनडीपी, इसके बाद में क्या होगा आपका जीएनपी, और इसके बाद में क्या होगा एनएनपी। तो ये हुआ क्वांटिटी की फॉर्म में, ठीक है। तो अगर क्वांटिटी वाइज बताना है तो ये सीक्वेंस हो गया। अगर मैं क्वालिटी वाइज बताऊं तो क्या होगा, सबसे अच्छा क्वालिटेटिव इंडिकेटर कौन सा है, क्वालिटेटिव इंडिकेटर की बात करता हूं। क्वालिटेटिवली अगर मैं बात करता हूं तो बताइए सबसे बेस्ट कौन सा है, सबसे बेस्ट इंडिकेटर जो है दैट इज एन, सबसे बेस्ट जो है ना बेसिकली हमारा पीसीआई होता है, पर कैपिटा इनकम। अगर इसके बाद मैं बात करता हूं तो सेकंड श्रेणी के अंदर हम रख सकते हैं किसको, आपका एनएनपी, इसके बाद हम रखते हैं किसको जीएनपी, इसके बाद हम रखते हैं एनडीपी, और इसके बाद हम किसको रखते हैं आपका जीडीपी। तो ये तो हुआ क्वालिटेटिव वाइज, और ये हो गया किसके वाइज, क्वांटिटी वाइज। तो क्वांटिटी वाइज सबसे ये होगा, तो रिवर्स ऑर्डर होता है, ठीक है, सबसे ज्यादा ये। और इसमें अगर क्वालिटेटिवली मैं देखता हूं, अगर मैं गुणवत्ता के हिसाब से देखूं तो सबसे बेटर इंडिकेटर जो है वो क्या है आपका पीसीआई यानी कि पर कैपिटा इनकम। काफी बार ये क्वेश्चन आता है कि सबसे बेटर इंडिकेटर कौन सा है नेशनल इनकम का, तो अगर नेशनल इनकम का सबसे बेटर इंडिकेटर पूछा है आपको, ये 4 ऑप्शन है, सपोज पीसीआई जनरली नहीं है तो आप किसके लिए जाओगे, एनएनपी के लिए। और अगर पीसीआई गिवन है, ठीक है, देन नो डाउट आपको क्या टिक करना है, पीसीआई, क्योंकि ये सबसे बेटर इंडिकेटर है किसी भी देश की नेशनल इनकम को। इनकम को अगर मैं देखूंगा तो सबसे अगर बेटर इंडिकेटर मुझे लेना दैट इज पीसीआई। तो ये हमने 4 डिफरेंट तरीके देखे नेशनल इनकम को कैलकुलेट करने के। पहला जो था दैट इज जीडीपी, एनडीपी, जीएनपी, एनएनपी, और तीसरा फिफ्थ जो पार्ट इसी में हमने इंटीग्रेटेड पार्ट देखा दैट इज पीसीआई पर कैपिटा इनकम। तो ये इनकम का, नेशनल इनकम का जो कॉन्सेप्ट है हमारा लगभग कंप्लीट होता है। बट एक चीज और भी होती है दोस्तों, ये जो इनकम कैलकुलेशन होता है ना, इसका फंडा होता है, इसमें कॉस्ट और प्राइस का फंडा होता है कि क्या कॉस्ट है क्या प्राइस है। तो मैं इसको थोड़ा सा आपके सामने डिस्कस कर लेते हैं, ठीक है। उसके बाद अपना ये टॉपिक भी लगभग फिनिश होता है।
4 तरीके के इंडिकेटर थे। 5वां जो था आपका पीसीआई, मैंने कुछ ब्रॉड हाईलाइट करके जो बातें बताई कि जो आपका जीएनपी जो है उसको यूज़ किया जाता है, आईएमएफ यूज़ करता है एज ए पीपीपी, परचेजिंग पावर इंडिकेटर। इंडिया की पीपीपी के हिसाब से 3rd रैंक है और एक्सचेंज रेट विनिमय दर के हिसाब से 7th रैंक है, ये हमने डिस्कस कर लिया। व्हेन एनएनपी इज डिवाइडेड बाय द टोटल पॉपुलेशन दैट इज इट इज नोन एज पीसीआई पर कैपिटा इनकम, प्रति व्यक्ति आय। जब मैं शुद्ध राष्ट्रीय उत्पाद को कुल जनसंख्या से विभाजित कर देता हूं तो इससे मेरे को क्या मिलता है, प्रति व्यक्ति आय, जो सबसे बेटर इंडिकेटर है। तो क्वालिटेटिव सबसे अच्छा पीसीआई, देन आपका एनएनपी, देन जीएनपी, देन आपका क्या होगा आपका एनडीपी, एंड देन क्या होगा आपका जीडीपी। ठीक है, ये आपका सीक्वेंस है। क्वालिटेटिव अगर मैं बात करूं तो ये था, क्वांटिटी वाइज सबसे ज्यादा कौन होगा आपका, दैट इज जीडीपी। ठीक है, अब मैं क्या कर रहा हूं, इसमें कोस्ट और प्राइस का फंडा होता है। देखो, कैलकुलेशन ऑफ द नेशनल इनकम ये 2 आधार पे करते हैं हम। पहला आधार करते हैं ऑन द बेसिस ऑफ कोस्ट और दूसरा करते हैं हम ऑन द बेसिस ऑफ प्राइस। अब ये कैसे होता है देख लेते हैं। 2 आधार पे हम डिस्कस करते हैं इसको। ठीक है, पहला है देखो कोस्ट के आधार पर और दूसरा हम करते हैं किसके आधार पर, प्राइस के आधार पर। मतलब मैं क्या कह रहा हूं कि अगर मुझे नेशनल इनकम को कैलकुलेट करना है, नेशनल इनकम मतलब जीडीपी, एनडीपी, जीएनपी, एनएनपी। ठीक है, अगर मुझे इसको कैलकुलेट करना है नेशनल इनकम को, मैं 2 तरीकों से करूंगा। पहला करूंगा मैं कोस्ट के ऊपर और दूसरा मैं करूंगा किसके ऊपर, आपका प्राइस के ऊपर। ठीक है, कोस्ट जो होती है इट कैन फर्दर डिवाइडेड इनटू 2 पार्ट। पहला जो होता है ना, पहली जो कोस्ट होती है दैट इज नोन एज फैक्टर कोस्ट और दूसरी जो होती है दिस इज नोन एज मार्केट कोस्ट। ठीक है, फैक्टर का मतलब क्या होता है, फैक्टर का मतलब होता है फैक्ट्री मूल्य, कुल लागत जो है। कोस्ट का मतलब क्या है, उसमें कुल लागत। अब इसको 2 प्रकार से डिवाइड किया, पहला है फैक्टर कोस्ट और दूसरा क्या है आपका मार्केट कोस्ट। इसी प्रकार से प्राइस जो है, ठीक है, इसको भी 2 प्रकार से हम डिवाइड कर सकते हैं। पहला जो है आपका दैट इज कांस्टेंट प्राइस और दूसरा जो है दैट इज नोन एज करंट प्राइस। कांस्टेंट का मतलब क्या होता है, कांस्टेंट का मतलब होता है स्थिर। ठीक है, तो ये हो गया आपका स्थिर मूल्य। ठीक है, प्राइस मतलब मूल्य। और करंट की बात करूं मैं तो करंट मतलब चालू, बहुत चालू है। ठीक है, तो ये चालू मूल्य। ठीक है, 2 चीज है, फर्स्ट फैक्टर कोस्ट, सेकंड मार्केट कोस्ट। फैक्टर का मतलब क्या होता है, फैक्ट्री मूल्य। ठीक है, कुल लागत कितनी है, और मार्केट का मतलब कितना है मार्केट में आने। अब इनमें डिफरेंस क्या होता है वो हम डिस्कस करेंगे। ठीक है, तो मैं क्या कह रहा हूं, देखो किसी भी देश की नेशनल इनकम को हम इस प्रकार से डिवाइड कर सकते हैं। मतलब आप बोलोगे क्या, जीडीपी जो होगा, अब मैं इसको 2 तरीकों से लूंगा, जीडीपी एज अ कोस्ट और जीडीपी एज अ प्राइस। कोस्ट को फिर से 2 भागों में, जीडीपी एट फैक्टर कोस्ट और जीडीपी एट मार्केट कोस्ट। दूसरा प्राइस के आधार पर जीडीपी एज कांस्टेंट प्राइस, सिंपल है, और जीडीपी एट करेंट प्राइस। अभी तक देखो सिंपल है यार, जहां तक हमने फंडा पढ़ा ना वहीं तक रखो। ठीक है, जीडीपी, एनडीपी, जीएनपी, एनएनपी सब समझ में आया। अब कोस्ट प्राइस का फंडा मैं समझा दूंगा। मतलब कहने का क्या है कि जीएनपी को भी 4 तरीकों से हम मेजर करते हैं। कैसे, पहला जीडीपी एट फैक्टर कोस्ट, जीडीपी एट मार्केट कोस्ट, जीडीपी एट करंट प्राइस एंड जीडीपी एट कांस्टेंट प्राइस। 4 तरीकों से जीडीपी को हम क्या करते हैं, मेजर करते हैं। इसी प्रकार से एनडीपी में भी सेम होगा, कोस्ट प्राइस, एनएनपी में भी सेम होगा, मतलब फैक्टर मार्केट, ऐसे 4 टाइप से। ठीक है, अब ये होगा क्या, मैं इनको यहां पर डिफाइन कर रहा हूं। तो पहले मैं कोस्ट को डिफाइन कर रहा हूं। देखो किसी भी चीज का अगर मैं प्रोडक्शन करता हूं, ठीक है, मैंने सपोज ये मार्कर ही बनाया है, तो इस मार्कर में क्या क्या चीजें होंगी, कोस्ट क्या होंगी इसको प्रोड्यूस करने की। पहला जो होगा वो होगा आपका क्या, रॉ मटेरियल। रॉ मटेरियल का मतलब क्या हुआ, रॉ मटेरियल का मतलब हुआ आपका कि कितना उसके अंदर कच्चा माल लग रहा है। ठीक है, दूसरा वेजेस, वेजेस मतलब भाई जो लेबर काम कर रही है उसके, उनको भी तो माल पैसा वैसा दिया होगा, तो वेजेस कितनी है उनकी। ठीक है, पगार कितनी दी हमने। तीसरा, जिस जगह पे मैं काम कर रहा हूँ हो सकता है मेरी ना हो, मैंने रेंट पे ले रखी हो, तो रेंट हो गया। वहां पर जो बिजली का मैंने खर्चा रखा है, जो इलेक्ट्रिसिटी जो हो रही है, तो इस इलेक्ट्रिसिटी का जो एक्सपेंस है, बिल है, वो
ठीक है। और अदर मिसलेनियस एक्सपेंसेस, मतलब एक प्रोडक्ट को बनाने में जितनी कॉस्ट लगती है, सपोज इस मार्कर को बनाने में मुझे कॉस्ट पड़ रही है 10 रुपए की, ठीक है, 10 रुपए का मतलब खर्चा आ रहा है इस मार्कर को बनाने में, मिला के कच्चा माल, मिला के वेजेस, मिला के रेंट इसका, और मिला के क्या इलेक्ट्रिसिटी बिल, तो 10 रुपए मुझे इसको बनाने में खर्चा लग रहा है मेरा, मैं प्रोड्यूसर हूं, ठीक है, मैं प्रोड्यूसर पॉइंट ऑफ व्यू से सोच रहा हूं, इफ आई एम ए प्रोड्यूसर देन मैं इसमें अगर 10 रुपए इन्वेस्ट कर रहा हूं जब जाके मेरा बन रहा है, तो दैट इज कॉस्ट, उसको क्या बोलेंगे, फैक्टर कॉस्ट। फैक्टर मतलब उसका एक्चुअल लागत मूल्य क्या है। मार्केट से पता चलता है बाजार, ठीक है, मार्केट का मतलब क्या है, बाजार। अब देखो एक्चुअल कॉस्ट जो होती है ना वो नहीं होती, देखो आपको पता है जब भी हम किसी चीज का प्रोडक्शन करते हैं, ठीक है, तो प्रोडक्शन करते हैं तो स्टेट का वैट, एक्साइज ड्यूटी वगैरह वगैरह लगती है, बाकी अब तो इसको कंबाइन कर दिया किसमें, आपका जीएसटी, मतलब टैक्सेस भी लगते हैं। तो देखो मैं क्या कह रहा हूं, जब मार्केट कॉस्ट का मतलब क्या होगा, जब फैक्टर कॉस्ट में आप ऐड कर दो क्या, टैक्सेस, जब ये आप ऐड कर देते हो, ठीक है, तो उसको क्या बोल देते हैं, आपका मार्केट कॉस्ट। देखो ये मार्कर मैंने प्रोड्यूस तो कर दिया 10 रुपए का, लेकिन इस मार्कर को प्रोडक्शन करने का एक्साइज ड्यूटी भी लगेगा, इस पे हो सकता है वैट भी, वैल्यू एडिड टैक्स भी लगेगा, बट उसको हम जीएसटी के अंदर काउंट करेंगे, कुछ इस पर डायरेक्ट और इनडायरेक्ट टैक्सेस हमको पे करने पड़ेंगे। तो मैं क्या कह रहा हूं कि सपोज 10 रुपए लागत लग रही थी, 5 के टैक्स लग गए, ठीक है, तो कितना हो गया 15, तो इसकी अगर मैं बात करता हूं तो फैक्टर कॉस्ट तो हुआ, लागत मूल्य हुआ 10 रुपए, और अगर मैं मार्केट कॉस्ट की बात करूंगा तो कितना हुआ आपका 15 रुपीज, ठीक है। तो फैक्टर कॉस्ट क्या होता है, एक्चुअल फैक्ट्री कॉस्ट, ठीक है, कि कितना प्रोडक्शन के ऊपर आपका खर्चा जो है वो हुआ है। और मार्केट कॉस्ट का क्या है कि जब उस प्रोडक्शन के अंदर आपने मार्केट वैल्यू के अंदर उस फैक्टर कॉस्ट के अंदर आपने टैक्सेस जोड़ दी, दैट इज इट इज नोन एज मार्केट कॉस्ट। अच्छा एक बात बताइए, बेटर इंडिकेटर कौन सा है, फैक्टर कॉस्ट या मार्केट कॉस्ट, ठीक है, ऑफकोर्स मार्केट कॉस्ट, ठीक है। तो इनमें से अगर मैं बात करूं, कॉस्ट में अगर मैं बात करूं, तो इन दोनों में से अगर हम देखें तो मार्केट कॉस्ट क्या है, बेटर। बट इंडिया में देखो कैलकुलेशन जो यहां था थोड़ा सा प्रॉब्लम था। प्रॉब्लम क्यों करता था, क्योंकि इंडिया में पहले एक आपकी कॉमन मार्केट नहीं थी, बट आफ्टर कमिंग जीएसटी के बाद में हम एक आपका इस पहले हम ना जनरली जो था वो ये इंडिकेटर लेते थे फैक्टर कॉस्ट, क्योंकि हर स्टेट में वैट की रेट अलग अलग थी, ठीक है, तो इस वजह से एक यूनिफॉर्म मार्केट नहीं थी। बट आफ्टर जीएसटी अब हम इंडिया में आप ज़्यादा अच्छे से आप प्रिसाइज रेट से मार्केट कॉस्ट कैलकुलेट कर सकते हो, क्योंकि रेट अलग नहीं है। क्योंकि आप देखा नहीं था, जैसे ब्रेड पे देखते हो आप, ब्रेड में क्या देखते थे पहले पुराने टाइम पे अगर हम देखते थे तो लिखा होता था दिल्ली में इतने की और बाकी स्टेट में इतने की, ठीक है। वो क्यों होता था, वो यही होता था क्योंकि बाकी स्टेट में जो वैट है, वैल्यू एडिड टैक्स जो है, वो क्या लगता था आपका, अलग अलग रेट होती थी, ठीक है। तो अगर मैं देखूं तो कॉस्ट के हिसाब से बेटर कौन सा है भाई, मार्केट कॉस्ट, अच्छी बात है, लेकिन इंडिया जो है उसको उस टाइम पे लागू नहीं कर, इंप्लीमेंट नहीं कर सकता था, एक बेटर इंडिकेटर वो नहीं था। बट अब मैं बात करूं, इनमें से अगर आपसे पूछ लिया जाए, जीडीपी में पूछा जाए कि इनमें से बेटर कौन सा है, तो आप क्या बोलोगे, मार्केट। लेकिन अगर मैं इसमें से बात करता हूं, देखो कांस्टेंट और करंट प्राइस में क्या है। कांस्टेंट प्राइस क्या होता है, देखो कांस्टेंट प्राइस स्थिर मूल्य, ठीक है, व्हेन द इसका जो है ना, जब इन्फ्लेशन का वेट नॉट एडजस्टेड हो, ठीक है, जब इन्फ्लेशन मतलब मुद्रास्फीति, मैंने बताया था मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक ऑफ योर इकोनॉमिक्स, अगर मैंने इन्फ्लेशन को काउंट नहीं किया है, ठीक है, तो उसको क्या कहेंगे, आपका कांस्टेंट। मतलब जब इन्फ्लेशन को अकाउंट नहीं किया आपने, मतलब महंगाई को ध्यान में नहीं रख रहे, ठीक है, तो क्या होगा, कांस्टेंट। लेकिन जब आपने इन्फ्लेशन के वेट को उसके साथ एडजस्ट कर दिया, तो उसको हम क्या कहते हैं, आपका करंट प्राइस। सिंपल है, ठीक है। जब आपने इन्फ्लेशन को नहीं लिया तो दैट मींस कांस्टेंट प्राइस, और जब ले लिया तो उसको क्या बोलते हैं, आपका करंट प्राइस। तो बताइए कांस्टेंट बढ़िया या करंट बढ़िया, अच्छा इंडिकेटर कौन सा है, विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज अ बेटर इंडिकेटर, कांस्टेंट प्राइस और करंट प्राइस। यानी कि जीडीपी एट कांस्टेंट प्राइस इज बेटर और जीडीपी एट करंट प्राइस इज बेटर। तो ऑब्वियस बात है जीडीपी एट करंट प्राइस जो है यहां से क्या है, बेटर है, ठीक है। लेकिन अगर मैं दोनों में से बात करूं, कॉस्ट और प्राइस में से अगर मैं पूछूं कौन सा बेटर है, मतलब फैक्टर कॉस्ट, मार्केट कॉस्ट, कांस्टेंट प्राइस, करंट प्राइस, मतलब जीडीपी एट फैक्टर कॉस्ट, जीडीपी एट मार्केट कॉस्ट, जीडीपी एट कांस्टेंट प्राइस, जीडीपी एट करंट प्राइस, चारों में से बेटर कौन सा है, तो नो डाउट, ठीक है, करंट प्राइस का जो है जीडीपी एट करंट प्राइस इज अ बेटर इंडिकेटर एज कंपेयर टू जीडीपी एट कांस्टेंट प्राइस, जीडीपी एट मार्केट कॉस्ट एंड जीडीपी एट फैक्टर कॉस्ट, ठीक है। इसी प्रकार से मैं बात करता हूं किसकी, एनडीपी। एनडीपी को भी इसी प्रकार से 4 टाइप से कैलकुलेट करेंगे। कैसे, एनडीपी फैक्टर कॉस्ट, एनडीपी मार्केट कॉस्ट, एनडीपी कांस्टेंट प्राइस, एनडीपी करंट प्राइस। बट बेटर कौन सा होगा, एनडीपी एट करंट प्राइस। और अगर सारे में से ऐसे सब कुछ मिला के आपसे पूछा जाए तो क्या कहोगे आप, एनएनपी एट करंट प्राइस सबसे बेटर इंडिकेटर है, ठीक है। एनएनपी एट करंट प्राइस आपको एक रियल पिक्चर जो होता है वो शो
करता है, ठीक है। अच्छा, कई बार ना इसमें टैक्सेस को देके और सब्सिडी को देके थोड़ा सा आपको थोड़ा प्रभावित कर देते हैं, आपको थोड़ा कॉम्प्लिकेशन में डाल देते हैं। डरने की कोई बात ही नहीं है, ठीक है। देखो टैक्स जो होंगे वो किस में इंक्लूड होंगे, आपके मार्केट वैल्यू में। तो सपोज कभी भी आपको फैक्टर वैल्यू निकालनी हो तो उसमें से आपके जो टैक्सेस हैं वो क्या हो जाएंगे, सब्ट्रैक्ट हो जाएंगे, ठीक है। क्योंकि टैक्स जो होता है, मार्केट वैल्यू जो होती है उसके ऊपर वो टैक्स लगे होते हैं। फैक्टर कॉस्ट के बाद में जब फैक्टर कॉस्ट प्लस, मैंने क्या बताया था, देखो जब फैक्टर कॉस्ट प्लस टैक्सेस होते हैं तो क्या आती है, वो मार्केट कॉस्ट, ठीक है। तो मुझे अगर फैक्टर कॉस्ट निकालनी है तो सिंपली मैं क्या इलिमिनेट कर दूंगा, टैक्सेस इलिमिनेट कर दूंगा, खत्म बात, सीधी सी, ठीक है। लेकिन एक सब्सिडी का कॉन्सेप्ट और भी होता है। सब्सिडी किस पे मिलती है, सब्सिडी आपको गवर्नमेंट जो होती है वो किस पर देती है, आपका मार्केट कॉस्ट के ऊपर, ठीक है। तो टैक्स जो है वो इलिमिनेट करने हैं, बट सब्सिडी को क्या करते हैं हम जनरली ऐड कर देते हैं। तो सेम कॉन्सेप्ट है सब्सिडी का, जिसमें हम करंट प्राइस कांस्टेंट प्राइस कर लेते हैं। तो बेसिकली मैं आपको क्या बता रहा था कि टू कैलकुलेट द नेशनल इनकम देयर आर 4 डिफरेंट वेज। द फर्स्ट वन इज एनडीपी, सेकंड वन इज फर्स्ट इज जीडीपी, सेकंड इज एनडीपी, थर्ड इज जीएनपी एंड द फोर्थ वन इज एनएनपी, ठीक है। ग्रोस डोमेस्टिक प्रोडक्ट, नेट डोमेस्टिक प्रोडक्ट, ग्रोस नेशनल प्रोडक्ट और नेट नेशनल प्रोडक्ट। हमने चारों को अलग अलग तरीके से देखा, ठीक है। 2 तरीके से कैलकुलेट करते हैं, फर्स्ट ऑन द बेसिस ऑफ कॉस्ट एंड सेकंड ऑन द बेसिस ऑफ प्राइस। कॉस्ट कैन बी ऑफ 2 टाइप, फैक्टर कॉस्ट, मार्केट कॉस्ट। प्राइस कैन बी ऑफ 2 टाइप, करंट प्राइस एंड कांस्टेंट प्राइस। बेटर इंडिकेटर कौन सा होता है, करंट। अब कॉस्ट क्या होती है, मैंने बताया कॉस्ट कैन बी ऑफ 2 टाइप। फैक्टर कॉस्ट दैट मींस लागत मूल्य, फैक्ट्री में लागत में क्या होगा, रॉ मटेरियल, वेजेस, रेंट और इलेक्ट्रिसिटी बिल। एंड द मार्केट कॉस्ट, मार्केट कॉस्ट में क्या होगा आपका, फैक्टर कॉस्ट में जब मैं टैक्स ऐड कर दूंगा उसी को क्या बोलेंगे, आपका मार्केट कॉस्ट, ठीक है। प्राइस भी ऐसे होता है, कांस्टेंट प्राइस। कांस्टेंट प्राइस का मतलब क्या होगा, कांस्टेंट मतलब आपने वेट इन्फ्लेशन का ऐड नहीं किया है, और जब आपने करंट प्राइस बोल दिया दैट मींस आपने इन्फ्लेशन को अकाउंट में ले लिया आपको, ठीक है। तो जब इन्फ्लेशन नहीं है दैट मींस कांस्टेंट प्राइस, और जब इन्फ्लेशन को ले लिया दैट मींस करंट प्राइस, ठीक है। अब देखो ये 2 कंपोनेंट अलग अलग है। अब टैक्स का कंपोनेंट आप किस में पढ़ेंगे, पब्लिक टैक्स का कंपोनेंट हम पढ़ेंगे आपका कहां पर, पब्लिक फाइनेंस, बताया था अभी मैंने आपको। और इन्फ्लेशन का कॉन्सेप्ट जो है ना जस्ट आपका नेक्स्ट है। देखो कुछ चीजें ऐसी होंगी ना एक जगह पे आप सीख नहीं पाओगे, यहां पर मुझे लग रहा है थोड़ा सा आपको कॉम्प्लिकेशन रहा होगा, बट जब मैं टैक्स पढ़ाऊंगा और जब मैं आपको डिस्कस करूंगा इन्फ्लेशन का टॉपिक, एकदम ब्रॉडली एकदम दिमाग से आपको क्लियर हो जाएगा, ठीक है। तो कुछ चीजों को हमें ऐसे एक एग्रीगेट फॉर्म में यहां पर लेके चलना है। तो अभी तक हमने क्या पढ़ा, अभी तक हमने पढ़ा फर्स्ट पिलर हम पढ़ रहे थे, तो पहला हमने कुछ बेसिक डेफिनेशन पढ़ी, लाइक इकोनॉमिक्स क्या होता है, इकोनॉमी क्या होता है। दूसरा हमने पढ़ा टाइप ऑफ इकोनॉमी, की अर्थव्यवस्था कितने प्रकार से बांटे जा सकता है। तो अर्थव्यवस्था को यानी इकोनॉमी को वी कैन डिवाइड द इकोनॉमी ऑन द बेसिस ऑफ 4 डिफरेंट इंडिकेटर। द फर्स्ट वन इज ऑन द बेसिस ऑफ सेक्टर, अर्थव्यवस्था को क्षेत्र के आधार पर हम बांट सकते हैं। तो क्षेत्र के आधार पर हमने क्या बांटा, प्राइमरी सेक्टर इकोनॉमी, सेकेंडरी सेक्टर इकोनॉमी और टर्सरी सेक्टर इकोनॉमी, एग्रेरियन, इंडस्ट्रियल और सर्विस सेक्टर इकोनॉमी, 3 टाइप से हमने इसको बांट दिया, ठीक है। उसके बाद में नेक्स्ट टॉपिक जो हमने देखा इसी में टाइप ऑफ डिस्ट्रीब्यूशन नेटवर्क मॉडल, कैपिटलिस्ट, सोशलिस्ट, उसके बाद मिक्स्ड, उसके बाद ऑन द बेसिस ऑफ फॉरेन इन्वेस्टमेंट, आपका फॉरेन इन्वेस्टमेंट, ओपन इकोनॉमी, क्लोज इकोनॉमी, नेक्स्ट ऑन द बेसिस ऑफ डेवलपमेंट, डेवलप्ड इकोनॉमी, अंडर डेवलप्ड इकोनॉमी, और तीसरा क्या है आपका डेवलपिंग इकोनॉमी। नेक्स्ट हमने बात किया आइडिया ऑफ नेशनल इनकम। आइडिया ऑफ नेशनल इनकम को हमने क्या किया कि क्यों नेशनल इनकम कैलकुलेट करते हैं, पहले वो डिस्कस किया हमने कि इनकम कैलकुलेशन का मुद्दा ही क्यों आ गया, क्यों क्या जरूरत पड़ी हमें इनकम को कैलकुलेट करने की, वो पढ़ा। उसके बाद में हमने पढ़ा कि देयर आर द 4 डिफरेंट वेज टू कैलकुलेट द नेशनल इनकम। द फर्स्ट वन इज नेशनल इनकम कैलकुलेट करते हैं बाय द वे ऑफ एनडीपी, ठीक है, सॉरी जीडीपी, दैट इज ग्रोस डोमेस्टिक प्रोडक्ट। सेकंड जो है आपका एनडीपी, नेट डोमेस्टिक प्रोडक्ट। थर्ड वन इज GNP, gross national product, and fourth one is NNP, net national product. There are the 4 way to calculate the GDP and the national income of a particular state, particular country, वो हमने डिस्कस किया। अब इनकम कैन बी कैलकुलेटेड ऑन द 2 टाइप, ऑन फर्स्ट ऑन द बेसिस ऑफ कॉस्ट एंड सेकंड ऑन द बेसिस ऑफ प्राइस। कॉस्ट के प्राइस बेसिस पर ये रहा, ठीक है, कॉस्ट 2 तरीके का, फैक्टर कॉस्ट और मार्केट कॉस्ट, और प्राइस के बेसिस पर 2 तरीके से, कांस्टेंट प्राइस और दूसरा क्या, करंट प्राइस, ठीक है, लागत मूल्य, बाजार मूल्य, ठीक है। इसकी बात करूं तो कांस्टेंट मतलब स्थिर, और ये क्या है आपका करंट का मतलब क्या होता है, चालू, ठीक है। तो बेसिक इन्फ्लेशन का और टैक्स का फंडा है। इन्फ्लेशन का फंडा नेक्स्ट टॉपिक ही है पूरा बड़ा, इन्फ्लेशन सबसे इंपॉर्टेंट टॉपिक ऑफ इकोनॉमिक्स, और टैक्स जो है वी विल डिस्कस ड्यूरिंग पब्लिक फाइनेंस, ठीक है। हम डिस्कस करेंगे उसको जब क्या पढ़ेंगे, आपका पब्लिक फाइनेंस पढ़ेंगे, ठीक है। तो ये टॉपिक आपका क्लोज होता है, कैलकुलेशन ऑफ नेशनल इनकम। Press the bell icon on the YouTube app and never miss another update from Adda 247. बेल आइकन दबाइए, अड्डा 247 की सारी नोटिफिकेशंस पाइए। अड्डा 247, गवर्नमेंट जॉब इन योर पॉकेट।